बहुपति विवाह 71-80। अगली सुबह जब कली की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि जैसे वह किसी भारी चट्टान के बीच में दबी हुई है। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, और कमर तो दर्द के मारे टूटी जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे उसकी बेबसी और बढ़ गई। विराट और विराज, उसके दोनों पति, उसे दोनों तरफ से कसकर पकड़े हुए गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी मजबूत बाहों ने उसे इस तरह जकड़ रखा था जैसे वह उनकी सबसे प्यारी चीज हो, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। कली ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा तो पाया उसके दोनों ही पति सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल प्यारे और भोले। कली अब दोनों के चेहरे को देखने लगी, कभी विराट तो कभी विराज, और दोनों को देख उसने नोटिस किया विराट और विराज दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है जो करीबी ही पहचान सकता है। जहां विराट की आंखें हेजल ग्रीन है तो वही विराज की आंखें हनी ब्राउन रंग की है। वैसे तो पांचों ही भाई का चेहरा एक दूसरे से 10 में से 7% मिलता था, मगर विराट और विराज का पूरा 9.5% चेहरा एक दूसरे से मिलता था। और जुड़वा होते हुए भी विहान, वेदांत का चेहरा आपस में 7-8 केयर ऑफ ही मिलता था। कली दोनों को देख मुस्कुराए, लेकिन फिर अपनी हालत का एहसास होते ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर ऐसा करने पर दोनों की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। कली का अब दम घुटने लगा, उसने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाए। उसने बेबसी से दोनों के हाथ खुद पर से हटाना चाहा तो नींद में ही दोनों की पकड़ उस पर और कस गई। अब तो कली को लगा आज उसका आखिरी दिन है। उद्धरण चिन्ह। कली ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर अब तो उसे ठीक से सांसें भी नहीं आ रही थी। अब विराट और विराज की मजबूत बाहों की जकड़न ने कली का दम घोटना शुरू कर दिया, जिस कारण वो कुछ पलों के लिए चुपचाप लेटी रही और लंबी सांसों को लेते हुए और दोनों की गर्माहट महसूस करते हुए कली का चेहरा लाल पड़ने लगा और कली को अब चिढ़ भी होने लगी। उसने मन में रोते हुए खुद से कहा, ये जी, हम आपका तकिया नहीं है, छोड़ दीजिए हमें, हमारा दम घुट रहा है। पर दोनों के कानों में जैसे आवाज है ना गए हो। कली रोनी सी शकल बनाकर कुछ पल तक इंतजार करने लगी कि दोनों जाग जाए, पर कोई भी नहीं जागा। तो कली ने धीरे से विराट के कंधे पर हल्का धक्का दिया। ये जी, उठो ना, दम घुट रहा है हमारा, उसने धीमे स्वर में कहा। विराट ने अपनी आंखें खोले बिना ही बुदबुदाया, बस 2 मिनट और कली, सोने दो ना। कली ने अब विराज की ओर देखा जो गहरी नींद में थे। ये तो सच में किसी पहाड़ जैसे सोते हुए लगते हैं, उसने मन ही मन सोचा और खुद को छुड़ाने की दूसरी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो हिलती दोनों की पकड़ और मजबूत हो जाती। थक हार कर उसने कुछ सोची और जोर से चिल्लाई, ये जी उठो, आग लग गई है, आग लग गई, उठिए जल्दी से। क्वोट। जैसे ही दोनों के कानों में ये शब्द गूंजे विराट और विराज ने एकदम से चौंककर अपनी बाहें ढीली कर दी। कहाँ, क्या हुआ? विराट ने तेजी से पूछा। वही विराज हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। कली ने मौका पाते ही अपनी जगह से खिसककर खुद को आज़ाद किया और जल्दी से बेड से नीचे उतर खुद को जमीन में पड़ी शर्ट पहनकर कवकी और बड़ी ही मासूमियत और भोलेपन से बोली, ये जी, कोई आग नहीं लगी, पर अभी आप हमें नहीं छोड़ते तो पक्का हम मर ही जाते। इतना बोल वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। उद्धरण चिन्ह। और विराज बस उसकी हरकत को देखते ही रह गए। करीब 8 बजे हवेली के गेट के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। पूरे गांव के बच्चों की लंबी कतार हवेली के सामने लगी हुई थी। बच्चे उत्सुकता से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े थे और हवेली के भीतर एक खास हलचल थी। कली अपने पतियों विराट, विराज, विहान, वेदांत और वेद के साथ खड़ी थी। सब मिलकर बच्चों को कपड़े बांटने में जुटे थे। कली अम्मा के पास खड़ी एक एक बच्चे को बड़े प्यार से थैला पकड़ाती जा रही थी। ये थैले उन गर्म कपड़ों से भरे थे जिन्हें उन्होंने कल रात ही अलग अलग करके तैयार किया था। विराट और विराज बच्चों को कपड़े पकड़ाते हुए मुस्कुरा रहे थे, वही विहान और वेदांत कतार को व्यवस्थित कर रहे थे ताकि हर बच्चे को सही तरीके से कपड़े मिल सकें। वेद सबसे छोटे बच्चों को प्यार से बुलाकर थैले सौंप रहे थे। हवेली के आंगन में ऐसा लगा मानो एक त्योहार हो। बच्चों की हंसी और खुशी ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया था। अम्मा हर एक बच्चे को देख देखकर खुश हो रही थी। सारे कपड़े इतनी समझदारी से मंगवाए गए थे कि पूरे गांव के बच्चों को देने के बाद भी काफी कपड़े बच गए। जैसे ही अंतिम बच्चा अपनी थैली लेकर खुशी खुशी घर की ओर भागा, अम्मा ने बची हुई गठरी की ओर देखा और संतोष से मुस्कुराई। ये जो बचे हुए कपड़े हैं, इन्हें और जरूरतमंदों तक पहुंचा दो। किसी को ठंड में कांपते नहीं देखना चाहिए, अम्मा ने सबको आदेश दिया।
तो पास खड़े पहलवान की तरह दिखने वाले नौकरों ने जी ठकुराइन बोलकर उनकी आज्ञा मानी। अम्मा अब क्या करना है हमें? कली ने मासूमियत से पूछी। अब खाना खाकर मेले के लिए निकलते हैं बहुरानी, अम्मा ने कली से कहा। तो कली भी सर हिला दी। उसके बाद सभी ने मिलकर साथ में खाना खाए और बड़ी सी जीप में बैठकर सारे ही मेले में जाने के लिए निकल पड़े। जीप बड़ी थी। सामने की सीट पर विराट और विराज बैठ गए और पीछे की सीट पर अम्मा, कली, वेद, विहान और वेदांत। जैसे ही जीप मेले की ओर बढ़ी, रास्ते भर वेद अम्मा और कली से मेले के बारे में पूछ रहा था जो उसने कभी भी नहीं देखा था, और कली अपनी मासूम सी मासूमियत से भरी बातों के साथ ही सभी को सब बता रही थी। उनकी जीप के साथ ही पहलवानों से भरी एक और जीप उनके पीछे ही चल रही थी। आज के मेले के लिए पूरे गांव में चहल पहल थी। महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी और हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। अम्मा अपने साधारण लेकिन गरिमापूर्ण अंदाज में बैठी थीं। उनके सिर पर हल्का पल्लू था जो उनकी सादगी को और निखार रहा था। उन्होंने सिल्क की हल्की क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर सोने की तारों से बारीक कढ़ाई की गई थी। उनके हाथों में सोने के कंगन और गले में एक बड़ा शानदार हार था। चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था, लेकिन उनकी आंखों की गहराई और चेहरे की शांत आभा ने उन्हें बेहद खूबसूरत बना दिया था। अम्मा का वैधव्य उनके व्यक्तित्व पर हावी नहीं था, उनके भीतर की गरिमा और स्नेह ने उन्हें हर किसी के लिए प्रेरणा बना दिया था। दूसरी ओर कली ने आज पारंपरिक पहाड़ी पहनावे को चुना था। उसने किन्नौर के रंग बिरंगे और नक्काशीदार कपड़े पहने थे, जिनमें लाल और हरे रंग का मेल उसके दूध से गोरे रंग को और अधिक निखार रहा था। कली के कपड़े से झांकती उसकी चूड़ियां और बारीक जरी का दुपट्टा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसकी चोटी में जड़े हुए फूल और माथे पर बिंदी ने उसके रूप को निखार दिया था। कली ने घूंघट कर रखा था, जो गांव के रीति रिवाजों के प्रति उसके सम्मान को दिखाता था, लेकिन उसकी आंखों से झलकती आत्मविश्वास की चमक ने उसे खास बना दिया। मेले का रास्ता जैसे जैसे करीब आता गया, जीप में बैठे वेद के चेहरे पर खुशी बढ़ती गई, और उसकी खुशी को देख कली भी बेहद खुश हो रही थी, और अपने बच्चों की खुशी देख अम्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मड़ई जिस जगह पर लगी थी वो जगह बर्फीले जगह से दूर थी और यहाँ पर बर्फ का नामो निशान तक नहीं था, तब तक जब तक बर्फीली बारिश ना हो। जीप जैसे ही लोगों की नजरों में आई, ठीक वैसे ही सभी ने रास्ता छोड़ दिया और विराट ने अपनी जीप उस जगह पर लगाई जहां पर गांव के सरपंच और मुखिया की जीप लगी हुई थी। अम्मा को और अम्मा के पूरे परिवार को एक साथ देखते ही सरपंच, मुखिया और गांव के पंच के साथ ही बाकी सभी भागकर उन सभी के पास आए और अम्मा को देख अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले। सरपंच हाथ जोड़कर, प्रणाम बड़ी ठकुराइन, प्रणाम बड़े छोटे ठाकुर। क्वोट। मुखिया, पंच भी हाथ जोड़कर, प्रणाम बड़ी ठकुराइन, प्रणाम ठाकुर जी, छोटी ठकुराइन बोलते हुए उन सभी की बातों में ठाकुर परिवार के लिए एक अलग ही सम्मान झलक रहा था। क्वोट। पांचों भाई ने भी सभी बड़े बुजुर्ग के सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए। तब सरपंच बड़े ही आदर से अम्मा को देख बोला, बड़ी ठकुराइन चलिए, हम वहां पर चलकर बैठते हैं और आज के इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। वैसे भी आज के त्योहार की चमक ही कुछ और है, क्योंकि आज पूरा ठाकुर परिवार जो यहाँ पर मौजूद है। अम्मा उसकी बात सुन सर हिलाए और कली और अपने बेटों की तरफ देखी। तो मुखिया जल्दी से बोला, आप सब भी साथ चलिए और हमारे गांव में होने वाले इस त्योहार का आनंद लीजिए। ठाकुर साहब कली बेटी बोलते हुए रुक गए, फिर शब्द को सुधारकर बोले, छोटी ठकुराइन। बाकी सभी भी सर हिलाए और सभी पंडाल के नीचे जहां पर एक अलग सा सुटेबल स्टेज बनाया गया था, सब उस तरफ चल दिए। वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सब उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विराट और विराज के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जैसे हमेशा की तरह वो चुपचाप अपने आप में खोए हुए थे। उन्होंने किसी की ओर नजर तक नहीं डाली। उनका ये रवैया मानो आदत बन चुका था। वहीं वेदांत तो हमेशा की तरह पक्का घमंडी लग रहा था। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह खुद को सबसे ऊपर समझता है। लेकिन इसके उलट वेद सबसे अलग था। वह खुश था और उसकी आंखों की चमक और चेहरे पर मुस्कान इस बात का सबूत थी कि उसे मिला सबसे ज्यादा पसंद था। विहान हमेशा की तरह शांत था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो उसे बाकी सबसे अलग और रहस्यमयी बनाती थी। गांव की कुछ लड़कियों की नजरें सीधे ठाकुर भाइयों पर जा टिकी। इतने सारे हैंडसम और दबंग लड़कों को एक साथ देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर शर्माई हुई मुस्कान थी, लेकिन वे अपनी जगह से हटने का नाम नहीं ले रही थी। सभी ने नए नए कपड़े पहने थे।
गहरे रंग की किन्नौरी लिबाज और दुपट्टे उनके रूप को और भी निखार रहे थे। उनके कानों में झूलते झुमके और माथे पर चमकती बिंदियां उनके रूप को और निखार रही थी। उद्धरण चिन्ह। गांव की हर लड़की की खासियत यह थी कि उनके बाल लंबे, घने और कमर तक लहराते थे। किसी के बाल छोटे नहीं थे। उनकी गोरी चमकती त्वचा, उनका सुंदर सा बदन किसी को भी दीवाना कर सकता था। यहाँ पैदा हुई सारी ही लड़कियां जन्म से खूबसूरती लिए पैदा होती हैं। हर किसी ने भर भर कर मेकअप कर रखा था, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो सारी ही कली और अम्मा की सादगी के आगे फीकी लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। अम्मा पर मेकअप न होने के बावजूद उनका चेहरा चमक रहा था। गले में सोने का हार और हाथों में मोटे कंगन उनके पूरे लुक को पूरा कर रहे थे। अम्मा 41-42 साल की थी, लेकिन उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। बिल्कुल वो इस उम्र में भी 19 की लगती थी। सारे ठाकुर और पंच, मुखिया, सरपंच अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। अम्मा ने कली को उनके पास बैठने को कहा, लेकिन कली झिझक रही थी। इतने उम्रदराज और जिम्मेदार लोगों के बीच बैठना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन अम्मा की बात टालना उसके लिए मुमकिन नहीं था। आखिरकार वह अम्मा के कहने पर धीरे से जाकर बैठ गई। पास खड़ी गांव की लड़कियां कली के पतियों पर नजर गड़ाए हुए थीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी ईर्ष्या भी थी। वे आपस में धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रही थीं और कली की किस्मत देख जल भून रही थी। सारे ठाकुर भाइयों ने जैसे इस मेले की रौनक को और बढ़ा दिया था, क्योंकि हर किसी की नज़र उन 5 हैंडसम लड़कों पर जा टिकी थी। उद्धरण चिन्ह। त्योहार का माहौल पूरे गांव में खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। सरपंच मंच पर खड़े होकर माइक में बोले, गांव के सभी लोगों को त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये त्योहार हमारे आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने एक एक अम्मा और सारे पंचों को मंच पर बुलाकर त्योहार पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा। जब अम्मा मंच पर आईं, तो सारा गांव खड़ा हो गया। अम्मा को सब बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने अपने सीधे सादे शब्दों में सबको त्योहार की बधाई दी और गांव के लोगों को आपसी सहयोग और मेलजोल बनाए रखने की सीख दी। उनके बोलने के बाद गांव वालों ने एक साथ अम्मा के लिए तालियां बजाईं। इसके बाद पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सरपंच ने ठाकुर परिवार की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए विजेताओं के लिए इनाम की घोषणा की। पहले स्थान पर आने वाले को 5,000 रुपये और दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को महीने भर का राशन मुफ्त मिलेगा। ये सुनते ही युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। हर तरफ वो काटा की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन विराज और वेदांत एक किनारे बैठकर उब रहे थे। वहीं कली का मन पतंगों की प्रतियोगिता देखने का था, पर घूंघट के कारण वो कुछ देख नहीं पा रही थी। वो कभी आसमान की ओर देखने की कोशिश करती, तो कभी अपने पतियों की ओर देखती, पर कुछ कह नहीं पाती थी। तो गांव की लड़कियों की नजरें भी बार बार मंच पर मौजूद सारे भाइयों पर जा रही थी। कली, जो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेचारी मन मारकर खामोश बैठी थी। क्वोट। विहान की नजरें जो रह रहकर कली पर जा रही थी, उसने जैसे कली के मन की बातों को समझ लिया हो। वो धीरे से कली के कान में बोला, अगर तुम बोलो बीबी तो हम भी पतंग उड़ा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कली विहान की बात सुन होले से मुस्कुराए और पास बैठे सारे ही लोगों को देखने लगी। तभी विहान अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, आप सब बैठे, हम आते हैं अभी। इतना बोल वो कली को देखने लगा। उद्धरण चिन्ह। अम्मा विहान को खड़ा होते देख बोली, बैठ जाओ लल्ला, ये प्रतियोगिता बस खत्म ही होने वाली है, उसके बाद तुम सब मेला घूम लेना। अम्मा की बात विहान डाल नहीं सकता था, तो चुपकर बैठ गया और जैसा अम्मा ने बोली, कुछ ही देर में सारी पतंग को काटते हुए एक विनर बना, बाकी 2 रनर बने। जिसके बाद सरपंच की तरफ से उन 3 लोगों को अम्मा के हाथों से इनाम मिला और उसके बाद सारे मंच से फ्री होकर घूमने लगे। अम्मा अपने सारे बेटों से कहती हैं, लल्ला जहाँ भी जाओ कली को साथ ही रखना और इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। अम्मा की बात पर सारे सर हिला दिए तो अम्मा फिर कली से बोली, कली बहुरानी, मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है और गांव के लोगों से बातें करने की भी जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने पतियों के साथ रहना, जो चाहिए होगा वो सब कमला या शांति से कह देना, बोला देगी। कली अम्मा की बात सुन सर हिला रही होती हैं और सारे बेटे पास ही खड़े होते हैं। तभी वहां पर कुछ औरतें आ जाती हैं और अम्मा को देख कहने लगती हैं, उद्धरण चिन्ह। कैसी हो बड़ी ठकुराइन, बहुत दिनों बाद हवेली से बाहर निकली हो।
अम्मा उन औरतों को देख होली से मुस्कुराकर बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम सब बताओ कैसी हो और घर में सब कैसे है। औरतें, हम तो ठीक है बड़ी ठाकुराइन। बड़ी खुशी हुई सारे ठाकुर को एक साथ देखकर। अम्मा सभी की बात सुन मुस्कुराई तो बाकी सारे भाई अम्मा को गांव की औरतों के साथ बातें करते देख आगे बढ़ गए। उन सभी को जाते देख कली भी जाने को हुई, मगर इस तरह अम्मा को अकेले छोड़कर वो जा भी नहीं सकती थी। ऊपर से गांव था तो वो या सारे भाई चाहकर भी एक दूसरे के करीब ज्यादा रह नहीं सकते थे। एक औरत बोली, सारे ठाकुर बहुत कम गांव आते हैं, इस बार कितने दिनों के लिए आए हैं ठाकुराइन। अम्मा उसकी बात सुन मुस्कुराए और तभी वहां पर कमला और शांति भी अम्मा के पास ही आ गई। तभी एक औरत कली की तरफ देखते हुए बोली, कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा। बोल वो कली के सपाट पेट की तरफ देखने लगी। उस औरत की बात सुन बाकी की सारी औरतें भी कली के पेट की तरफ घूरने लगी। ये देख कली असहज हो गई तो अम्मा भी खामोश हो गई। अरे अरे बड़ी ठाकुराइन, ब्याह को तो 3 माह हो चुके हैं, पर अभी तक कली बिटिया कहते हुए वो रुकी और बात को सही कर बोली, मेरा मतलब अभी तक छोटी ठाकुराइन का पांव भारी ना हुआ। कहते हुए ही सब अम्मा को देखने लगी। कली उन औरतों की बातों को सुन मायूस हो गई और उसे बुरा भी लगने लगा। तो कोई कुछ बोलता उससे पहले ही एक और औरत बोल पड़ी, बड़ी ठाकुराइन, ब्याह के इतने दिनों में तो पांव भारी हो ही जाना चाहिए। कहीं को समस्या तो नहीं है ना तुम्हारी बहू में जो अभी तक पांव भारी ना हुए। चुप करो तुम सब, और ये क्या बातें लगा रखी हो तुम सब ने। अभी ब्याह को सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 साल नहीं जो तुम सारी बातें बनाने लगी। मुझे तो लल्ला 2 साल बाद हुआ था, तो अभी कली की शादी को समय ही कितना हुआ जो तुम सारी बातें कर रही है। अम्मा सबको डांट लगाते हुए बोली। अम्मा की डांट सुन सब चुप पड़ गई और किसी की हिम्मत नहीं हुई अब कुछ बोलने की। पर फिर भी एक औरत बोल ही पड़ी, पर बड़ी ठाकुराइन, सोचने वाली बात है ना। चुप करो तुम सब की सब, जब बड़ी ठाकुराइन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम सबके कलेजे पर सांप क्यों लौट रहे हैं। शांति ने उन औरतों को डांट लगा कर बोली तो इस बार सारी चुप होकर वहां से चल दी। सबके जाने के बाद शांति मुंह बना कर बोली, आज तक इन औरतों की हिम्मत नहीं हुई बड़ी ठाकुराइन तुम्हारे सामने भी आकर खड़ी होकर बात करने की, और आज ये सब बातें कर रही है। कहते हुए ही उसने कली की तरफ देखी। कली अपनी नजरें झुकाकर शर्मिंदा होते हुए बोली, अम्मा हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बातें सुननी पड़ी। अम्मा, कली का हाथ पकड़ मुस्कुरा कर बोली, कली बहरानी शहर हो या गांव, बातें हर जगह पर रहने वाले लोग बनाते ही है, पर तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों का काम ही होता है बातें बनाना, जितना इन बातों पर ध्यान दोगी उतना ही कलेजा जलेगा। इसीलिए सारी बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। कली बस अम्मा को देखने लगी। जा अब जाकर पतियों के साथ मेला भी घूम ले और जो मन करे खरीद लेना। बहरानी पर ध्यान से लल्ला के साथ ही रहना और शाम होने से पहले सब घर पहुंच जाना। मैं कुछ देर में कमला और शांति के साथ हवेली चली जाऊंगी। कली इस बात पर चुपचाप सर हिलाई तो अम्मा अब उसे जाने का इशारा की। कली भी चुपचाप वहां से आगे बढ़कर अपने पतियों को देखने लगी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। इधर सारे भाई एक जगह पर बैठे हुए थे। गांव की भीड़ और धूल मिट्टी विराज, वेदांत तीनों को ही खास पसंद नहीं आ रही थी। ऊपर से इतना शोरगुल सुनकर उन्हें इरिटेशन हो रही थी। ऊपर से उनके पास उनकी बीबी भी नहीं थी जो उनका मन लगा रहे। सारे साथ बैठे हुए थे, उनसे कुछ दूरी पर कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी। उन्हीं में से एक लड़की सभी को देख बोली, मानना पड़ेगा सारे की सारे ठाकुर कितने सुंदर दिखते हैं। क्वोट, काश मेरा ब्याह इनके साथ हुआ होता तो कितना अच्छा होता। कहते हुए वो सपने देखने लगी। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुन बाकी सारी भी बातें करते हुए सपने देखने लगी। तो और थोड़ी दूरी पर एक और सुंदर सी लड़की अपनी माँ के साथ खड़ी विहान और वेद को देख अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने बालों के लटों को उंगली से घुमाते हुए बोली, माँ हमारी किस्मत उस कली की तरह क्यों नहीं है। हमें क्यों नहीं मिले ये सारे ठाकुर, हम भी तो सुंदर और खूबसूरत है ना। इस बात पर उसकी माई बोली, खूबसूरत तो तू है बिटिया, और तू भी क्या खुद को उस कली की बराबरी में रख रही है। मेरी बिटिया उस कली से ज्यादा सुंदर है, और क्या हुआ अगर ठाकुर की शादी हो गई। शादी होकर टूट भी तो सकती है ना, और ये तेरी खूबसूरती कब काम आएगी। तेरे बचपन से ही तुझ पर हजारों खर्च किए हैं मैंने ताकि तू सुंदर दिखे, और तेरे बदन का अच्छे से ध्यान रखा है मैंने। अब इस खूबसूरती का इस्तेमाल कर और जाकर किसी भी ठाकुर का मन जीत ले। वैसे भी आदमियों की नीयत बाहर की खूबसूरती देखते ही बिगड़ जाती है।
अगर तूने ठाकुर को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया तो फिर हमें भी लाखों रुपए मिल जाएंगे और तू भी राज करेगी हवेली में जाकर। कहते हुए वो औरत मुस्कुराए और उसकी बेटी की जहरीली नज़र जाकर सारे भाइयों से होते हुए वेद और विहान पर जाकर थम सी गई। नॉट डोंट कॉपी माई स्टोरी एंड माई स्टोरी थीम। कली का सामना किन्नौरी लड़कियों से। कली अपने सर पर बड़ा सा घूंघट किए अपने पतियों को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। साथ में उसकी निगाहें किसी और की भी तलाश कर रही थी, पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कली आगे बढ़ रही थी तभी एक लड़कियों का झुंड आकर कली को घेर लेता है। अचानक से इस तरह इतनी सारी लड़कियों के आने से कली ठिठक कर रुक गई और हल्के से उन पर नजर डाली। वे सभी किन्नौरी कपड़ों में सजी हुई थीं। गहरे रंग के परंपरागत कपड़े, भारी गहने और सिर पर खूबसूरत पट्टू उनकी पहचान बता रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 15-19 साल के बीच रही होगी। वे सभी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सी चुभन थी जो कली देख नहीं पाए, न ही समझ पाए। उनमें से एक लड़की, जो झुंड की सबसे तेजतर्रार लग रही थी, कली पर नजर डाल हंसते हुए बोली, अरे वाह काली, तू तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। ये बड़ा सा घूंघट और हवेली का रुतबा तेरे ऊपर कितना जच रहा है। तेरी तो किस्मत ही बदल गई, अब तू बड़ी शान से राज कर रही है ना? उसकी आवाज में जलन का असर साफ झलक रहा था। कली ने घूंघट के पीछे से हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी दूसरी लड़की, जो पहले से ज्यादा नटखट थी, बोल उठी, और तेरे सारे ठाकुर सब के सब तो बड़े ही सुंदर हैं। तुझे तो सच में किस्मत ने चमका दिया। इतने सारे अमीर और सुंदर ठाकुर एक साथ। वाह रे कली, तुझसे तो जलन होती है। कली ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। वह अपनी मुस्कुराहट को और गहरी करते हुए बड़ी ही मासूमियत और भोलेपन के साथ बोली, तुम सब परेशान मत हो। तुम्हारी भी किस्मत चमकेगी। तुम सबको भी अपने अपने ठाकुर मिलेंगे जो तुम्हें भी प्रेम करेंगे और तुम सभी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कली की इस मासूमियत से भरी बातें उन लड़कियों को ताना के समान लग रही थी। उद्धरण चिन्ह, जिसे ताना समझ एक और लड़की जलन भरी आवाज में कली को सर से पांव तक देखकर बोली, गांव के सारे सबसे अमीर और सबसे सुंदर ठाकुरों को तो तूने चुरा लिया है। हमारे लिए क्या ही बचा, बस वो ठाकुर जो नशा कर पड़े रहते हैं। हून कहते हुए उसने अपना मुंह बना लिया। तभी एक और लड़की बोली, कली तुझ पर ये गहने बड़े जच रहे हैं, क्या तू इन्हें मुझे दे सकती है? मेरे पास एक भी सोने के जेवर नहीं है। कहते हुए उसकी नज़र कली के जेवरों पर गई। कली उन सभी को बातों को सुन और उस लास्ट वाली की बात सुन मासूमियत से बोली, ये सब अम्मा हमें दी है। अगर अम्मा ने हमसे जेवर मांगे तो हम क्या कहेंगे उनसे? हम नहीं दे सकते ये सब। कहते हुए उसने मासूमियत से मासूम नजरों के साथ सभी को देखी। उद्धरण चिन्ह, कली की बात सुन उस लड़की का मुंह बन गया और वो मन ही मन कली से जलने लगी। तो कुछ कली के लिए खुश भी थी। उनमें से एक प्यारी सी लड़की जिसकी आंखें नागिन की तरह थी और देखने में वो बेहद खूबसूरत थी, वो बड़े ही प्यार से कली की देख बोली, कली दीदी तुम सुंदर लग रही हो पहले से ज्यादा, और तुम पर ये रुतबा जच रहा है। कली उसकी बात सुन बस मासूमियत से मुस्कुराए और प्यार से बोली, तुम भी बड़ी ही प्यारी लग रही हो। कली की मासूमियत भरी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुरा दी और बाकी सारी मन ही मन जलने लगी। कली ने अब हल्की झिझक के साथ बोली, हमें जाना होगा, हम तुम सभी से बाद में मिलते हैं। बोल वो आगे बढ़ गई, पर तभी किसी की आवाज ने उसके कदमों को रोक दिए। तारानकन 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 तारानकन, बड़ी ठकुराइन, क्या हमें हवेली चलना चाहिए? और क्या बहुरानी को भी ले चले साथ में? इस तरह गांव की भीड़ में उसे छोड़ना सही नहीं होगा। कमला ने अम्मा से कहा। अम्मा गहरी सांस ले, सोच तो मैं भी रही हूँ, ले चलती हूँ उसे साथ में, मगर उसका मन है मेला घूमने का, घूमने देते हैं, लल्ला के साथ आ जाएगी वो। वैसे भी मेला हर दिन थोड़ी लगता है। कमला सर हिला कर, ठीक है ठकुराइन हम चलते हैं। अम्मा भी सर हिला कमला और शांति के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ निकल जाती हैं। उद्धरण चिन्ह, एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विराट, विराज, विहान, वेदांत, वेद सारे ही एक जगह पर बैठे आसपास के नज़ारे को देख रहे थे। विराट अब काफी ज्यादा खिसियाते हुए बोला, ये कली कहाँ पर रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अगर इस लड़की ने और देर लगाई तो फिर ये जहां होगी मैं उसे ढूंढकर सीधे घर ले जाऊंगा। विराज भी खिसियाते हुए, मैं तो मेला हनी के लिए आया था और देखो ये लड़की ही गायब है। बोलते हुए उसे कली पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कली जहाँ कहीं भी हो उसे खींचकर अपने पास लाए और अपने बेडरूम में ले जाकर उसे अच्छी तरह से सजा दे। सजा भी ऐसी कि कली हफ्ते भर बिस्तर से उठ ही ना पाए।
क्योंकि गलती भी उसने की है तो सजा भी उसे ही मिलेगी जो वो अपनी पतियों को छोड़कर यूं इस तरह से अकेले घूम रही है। वेद अपने भाई के गुस्से को देख मन ही मन कली के लिए प्रार्थना करते हुए कहता है, भाई मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। विहान, मैं भी साथ चलता हूँ। वेदांत हल्के गुस्से में, कोई जरूरत नहीं है, जब वो हमें यहाँ लेकर आई है तो उसे हमारे यहाँ होना चाहिए था, ना कि ऐसे हमें अकेला छोड़ खुद ही कहीं घूमना चाहिए था। वो आ जाए फिर उसे बताता हूँ। यूँ इस तरह अपने पति को अकेला छोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। और वैसे भी मोबाइल है उसके पास, कॉल करो उसे, मोबाइल तो लाए ही होगी वह। विहान अपने तीनों भाई के गुस्से को देख, यहाँ नेटवर्क इशू है जिस कारण मैं भी मोबाइल नहीं लाया। वेदांत, हम खुद पहली बार मेला देख रहे हैं, हमें तो ठीक से कुछ पता भी नहीं है। वेदांत ने इतना कहा ही था उतने में ही वहां किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ठाकुर, तुम बोलो तो मैं तुम्हें मेला घुमा दूं। मुझे मेला और गांव की सारी जगह हर एक चीज बड़े ही अच्छे से मालूम है। यहाँ बैठे बैठे बोर होने से अच्छा होगा कि तुम सब मेरे साथ मेला ही घूम लो। कहते हुए उस लड़की की वॉइस सेड्यूसिंग थी। अपने सामने किसी अनजान लड़की को देख और उसकी बातों को सुन सभी की नज़र उस लड़की पर चली जाती है, जो काफी खूबसूरती से सजी हुई थी। वो बड़े ही नजाकत के साथ चलते हुए सभी के पास आती है। उसकी चाल एकदम कैटवॉक की तरह थी। वो अपने बालों को हाथों की उंगलियों से घुमाते हुए उन सभी के पास जा बड़ी ही नजाकत से बोली, क्या हुआ, तुम सब ऐसे चुप क्यों हो गए। बोलते हुए उसकी आंखों में लालच था और वो ललचाई नजरों से सभी को देख आगे बोली, अच्छा मुझे जानते नहीं हो ना, इसीलिए चलिए मैं तुम सभी को अपना नाम बता देती हूँ। माला, माला नाम है मेरा। कहते हुए ही वह नजाकत से चलते हुए विराट के करीब गई और उसने अपने एक हाथ को विराट के सीने में रख दिया। मगर जैसे ही उसने ये किया, वेद विहान की तो मानो जैसे सांसें ही अटक गई और उन्होंने विराट की खतरनाक उन हेजल आंखों को देखा जो इस समय एकदम डार्क हरे रंग की हो चुकी थी और विराट के हाथों की मुट्ठियां गुस्से में बंध गई थी। विराट इस समय इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे ऐसे कोई देखे तो डर और सदमे दोनों से ही मर जाए। माला का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। विराट की उन खतरनाक आंखों को देख वो एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम सी गई और उसकी आंखों में खौफ समा गया और माथे से पसीना छूट गया। उसके मुंह की बातें गले में ही अटक कर रह गई। उसकी हालत ऐसी हुई कि काटो तो खून नहीं। तारानकन 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 तारानकन, कौन सा महीना चल रहा है तेरा सबसे शुरू वाली लड़की ने कली को जाते देख बोली। कली उसकी बात सुन रुक गई और अपने एक हाथ को अपने पेट पर रख ली। उसकी आंखें मायूसी से भर गई। उद्धरण चिन्ह, वो पलटकर उन सभी को देखी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी लड़की कली के पेट को देख बोली, पहला या दूसरा। कली बस फीका सा मुस्कुराए और जल्दी से तेज कदमों के साथ आगे बढ़ी। उसे ऐसे जाते देख कुछ कम मुंह बन गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। माला विराट की गुस्से से भरी नजरों को देख सहम गई और वो ये भूल ही गई उसके हाथ विराट के सीने में है। विराट ने अंगारे भरी निगाहों से माला को देखा और दांत पिसते हुए शब्दों को चबाकर कहा, क्वोट, हाउ डरे यू ब्लडी विच। कहते हुए ही विराट ने माला को जोर से धक्का दिया। विराट का धक्का इतना जोर का था कि माला खुद को संभाल ही नहीं पाए और उस तेज धक्के से पीछे की तरफ तेजी से गिरने को हुई। ये देखकर वेद और विहान जो दोनों सामने लगे लकड़ी के बेंच पर बैठे थे, माला को अपनी ऊपर गिरते देख वो दोनों ही झट से अपनी जगह से उचक दूर हट गए और माला जो पीछे की तरफ तेजी से गिर रही थी, वो तेज आवाज के साथ ही सीधे पीछे की तरफ जा गिरी। मगर वो जमीन पर ना गिर सीधे विराज की गोद में जा गिरी। और जैसे ही इस बार वेद और विहान ने ये देखा उन दोनों ही भाई की तो मानो धड़कने रुक गई, सांसें थम सी गई। और ठीक तभी कली वहां पर पहुंची जो थोड़ी दूरी पर आते हुए ही एकदम से रुक सी गई और उसके कदम अपनी जगह पर ठिठक से गए। उसकी आंखों के आगे एक लड़की उसके पति की गोद में बैठी थी और उसके दोनों ही हाथ विराज के सीने पर थे। ये देखते ही कली की आंखों में गुस्सा और जलन की भावनाएं आने लगी और वो आंखों में आंसू लिए हुए ही उन दोनों को देखने लगी। तो माला जो जमीन पर ना गिर विराज की बाहों में जा गिरी, उसने जब महसूस की वो जमीन पर नहीं बल्कि कहीं और है तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने सामने विराज के हैंडसम से चेहरे को देख उसमें कहीं खो सी गई। उसके होठों के कोनों पर मुस्कान और शर्म दोनों ही बिखर गई। मगर विराज उसकी आंखें तो मानो ये देखकर खून उगलने लगी। आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई उसके करीब भी आने की, उसे छूने की, सिवाय उसकी पत्नी कली के जिसे वो दिनों जान से चाहता है। और ये अनजान लड़की सीधे उसकी गोद में आ गिरी, वो भी उसकी बीबी की जगह। ये सोचकर ही विराज का पारा हाई हो गया। उद्धरण चिन्ह, उसने अपनी गुस्से से भरी उन हनी ब्राउन आंखों से पहले माला के दोनों हाथों को बड़े है खतरनाक अंदाज में ऐसे देखा जैसे वो उन हाथों को मिटा देगा जिन हाथों ने उसकी बीबी के अलावा उन्हें छूकर गंदा कर दिया है।
उसने एक नज़र उन हाथों को देख माला को देखा जो प्यार भरी निगाहों से विराज को देख रही थी। मगर जैसे ही उसने विराज की उन खतरनाक नजरों को देखा उसका दिल अंदर तक सहम उठा और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका पूरा बदन डर से कांपने लगा। वो इतना ज्यादा डर गई कि कुछ रिएक्ट करना ही भूल गई। और तभी विराज ने गुस्से में आकर उसके दोनों हाथों को अपने सीने से हटा अगले ही पल उसे दूर कर उन हाथों को मरोड़ दिया और माला की तेज दर्द भरी चीख उस जगह पर गूंज उठी। उसकी आंखों से आंसू बेर निकले और तेज हड्डी के टूटने की आवाज भी निकल पड़ी। How dare you touch me? How did you dare to sit at the place that belongs to my honey? कहते हुए ही उसने और जोर से उसके हाथ पर दबाव बनाया और माला की पहले से भी ज्यादा तेज चीख निकल पड़ी। उस चीख ने आसपास मौजूद हर किसी का ध्यान खींच लिया और सब हैरानी से विराज और माला को देखने लगे जिसकी हालत दर्द से बुरी हो चुकी थी। माला की माँ ये देख घबरा गई, गांव वाले भी घबरा गए, पर किसी की हिम्मत ना हुई विराज के गुस्से को देख उसके पास जाने की। कली खुद भी इतना ज्यादा डर गई कि वो ये भी भूल गई उसे विराज और बाकी सभी के पास जाना है। विराज गुस्से में चिल्लाकर, तुम जैसी लड़कियां घर में नहीं किसी रेड लाइट एरिया में रहने के लायक होती हैं, जो शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती है। कहते हुए ही विराज ने झटके से उसे छोड़ दिया और माला दर्द से तड़पते हुए जमीन पर जा गिरी। वेद और विहान का दिल कोमल था तो उन्हें माला के लिए बुरा लग रहा था, पर वेदांत, विराट के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस घिन भरी नजरों से माला को घूर रहे थे। तभी कली जल्दी से विराज की तरफ आने को हुई। ये माला ने भी देख लिया। उसने दर्द से तड़पते हुए गुस्से और नफरत से कली को देखा और मन में कहा, सब तेरी वजह से हुआ है कली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना सोच उसने कली के रास्ते पर ठीक तभी पैर अड़ाया जब कली उसके नजदीक आई और उसके ऐसा करते ही कली ठोकर खाकर सामने की तरफ मुंह के बल गिर गई, जिससे आह के साथ कली की एक तेज जोरदार चीख निकल पड़ती है और माला अब मुस्कुराने लगती है। Note: don't copy my story and my story team, otherwise I action your profile. माला के इस तरह पैर अड़ाने से कली खुद को संभाल नहीं पाती है और उसकी तेज चीख निकल पड़ती है, जिसे सुन माला मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगती है। मगर उसकी वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि अगले ही पल जो नजारा उसके सामने होता है, उस नजारे को देख उसके तन बदन में सिर्फ और सिर्फ जलन भर उठती है। कली गिरती उससे पहले ही वेद ने झट से फुर्ती दिखाते हुए कली को उसकी कमर से थाम लिया। गिरने के डर से कली ने कसकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर रखा था। उसका दिल इस समय काफी जोरों से धक रहा था, इतना कि उस शोर से भरे मेले में भी वेद कली के दिल की धड़कनों को साफ सुन सकता था। या यूं बोलो, वेद उस शोर से भरे मेले को पूरी तरह से भूल ही चुका था, जो इस समय किसी मातम की तरह खामोश हो चुका था। उसे कुछ याद था तो सिर्फ कली। क्वोट: कली का चेहरा उस पतले दुपट्टे से ढका हुआ था, सिर्फ उसके कप कपाते हुए ही नेचुरल रेड लिप्स ही वेद को नजर आ रहे थे, जिन्हें देखते हुए वेद कली में पूरी तरह से खोसा गया था। क्वोट: कली भी गिरने के डर से अपने एक हाथ को वेद के सीने पर तो दूसरा कंधे पर मजबूती से पकड़ रखी थी। ठीक वैसे ही वेद ने कली को उसकी कमर से मजबूती के साथ थाम रखा था। कली को जब एहसास हुआ वो गिरी नहीं है, बल्कि किसी मजबूत बाहों में है, ये एहसास होते ही कली धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसकी कजरारी आंखें वेद की उन ग्रे आंखों से जा टकराती है। ग्रे आंखें धूसर, हल्के धूसर रंग की आंखें, जिनमें कभी कभी नीले या हरे रंग की झलक होती है। कोष्टक और वेद की आंखें भी कली की उन कजरारी आंखों से जा मिलती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जैसे कहीं खो से जाते हैं। जहां वेद कली के कपते होठों को देख रहा था, जिन्हें देखते हुए उसे उसका गला सूखता सा महसूस होता है, तो वही कली बस एक टक वेद के हैंडसम से चेहरे को निहार रही थी, जिसे निहारते हुए कली के दिल में एक अलग सी फीलिंग पैदा होती है। दोनों को ही ये होश भी नहीं होता है वो कितने ही लोगों की भीड़ में मौजूद हैं और गांव के लोगों की नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई है। उस पतली सी चुनर के चेहरे पर होने से वेद कली का खूबसूरत चेहरा तो देख नहीं पा रहा था, मगर उसका दिल कर रहा था वो अभी ही कली के उस घूंघट को हटा उसके खूबसूरत से चेहरे का दीदार करे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और माला दोनों को यूं इस तरह से एक दूसरे के इतने करीब देखकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कली को खींचकर वेद से दूर कर जोर से चिल्लाकर वो बोले, उसे छोटे ठाकुर पसंद आ चुके हैं और वो उनके साथ ब्याह कर रहना चाहती है, पर अफसोस वो कर नहीं पाती है। उसके हाथों की मुट्ठी कसी जाती है तो वहीं पर मौजूद आधे गांव वाले अभी भी खामोश होते हैं। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ भी बोल सके। तो विराट, विराज, वेदांत तीनों की चिलसी नजरों ने अच्छी तरह से देखा था किस तरह से इस लड़की ने उनकी पत्नी, उनकी प्यारी कली को पैर अड़ा कर गिराना चाहा था। उद्धरण चिन्ह।
ये देखकर उन तीनों के चेहरे गुस्से से एकदम लाल पड़ जाते हैं और उनकी तीखी नजरें माला को इस कदर घूरती है जैसे उनका बस चलता तो वो अपनी उन खतरनाक आंखों से ही घूरकर इस लड़की को खत्म कर देते जो उनकी प्यारी पत्नी को चोट देना चाहती है। वेद और कली को इतने करीब देखकर विहान के होठों पर मुस्कान होती है और वो उन तीनों से अलग मन ही मन माला को थैंक्स बोल रहा था जिसकी वजह से कुछ पल के लिए ही सही मगर वेद और कलियो इस तरह एक दूसरे के करीब जो आए। तभी माला के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो होठों पर शैतानी मुस्कान ला मगर चेहरे पर मगरमच्छ के आंसू ला कली से बोली, ए कली देखना तेरे पति ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो बस जीजा समझकर थोड़ा हंसी मजाक करने इनके पास आई, वो भी तू नहीं दिखी इसलिए मैंने सोची जीजा बोर ना हो इसलिए बातें करने आ गई मगर देख तेरे पति ने मेरे हाथों को तोड़ दिया। कहते हुए वो जोरों से रो पड़ी। कली जिसका दिल मासूमियत और भोलेपन से भरा हुआ था वो माला को रोते हुए नहीं देख पाती है। वो वेद से अलग होकर जैसे ही उसकी मदद के लिए उसके पास जाने को होती है वेदांत कसकर उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़ बेहद गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, इस लड़की ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे पतियों को रिझाने की कोशिश की है और तुम इस लड़की की मदद करना चाहती हो। इसके जैसी घटिया और गिरी हुई लड़की की जो ये जानते हुए भी कि सामने मौजूद आदमी शादीशुदा है फिर भी ये उन पर डोरे डाल रही है। मुझे नहीं लगता है कली डार्लिंग भाई ने कुछ भी गलत किया है इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस जैसी की मदद करने की। कहते हुए ही उसने बेहद खतरनाक नज़रों से कली को देखा तो कली भी वेदांत की उन तीखी नज़रों को देखकर बुरी तरह से सहम सी जाती है। उद्धरण चिन्ह। और गांव वाले भी उन ठाकुर भाइयों के गुस्से के आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। कली भी डर के मारे अपनी जगह पर ही जम सी जाती है। एक तो यूं इस तरह इतने लोगों के सामने वेद के करीब जाने से वो शर्म से पानी पानी हो रही थी और ऊपर से अपने पतियों का गुस्सा उसके शरीर को कनपा रहा था। उद्धरण चिन्ह। पर वेद वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, बस खामोशी से कली को देखने लगता है। तभी विराट अपनी कोल्ड वॉइस में कली से बोला, तुम्हें अपने लिए चूड़ियां खरीदनी थी ना, चलो अब इतना बोल। विराट ने बिना किसी की परवाह किए बड़े ही हक के साथ कली का हाथ थामा और आगे निकल पड़ा। कली कुछ भी नहीं बोल पाई और विराट के साथ खींची चली गई। बाकी सारे भी चुपचाप उन दोनों के साथ चल दिए। क्वोट। पर वेदांत उसने जानबूझकर माला के उस पैर पर अपना भारी पैर रख दिया जिस पैर को अड़ा कर माला कली को गिराना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। वेदांत के ऐसा करने पर माला की बेहद ही दर्द भरी चीख निकल पड़ती है पर ठाकुर भाइयों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और गांव वाले माला को अजीब नजरों से देखते हुए बातें बनाते हुए वापस जाने लगे। माला बस गुस्से और जलन से जमीन पर पड़ी दर्द से तड़पते हुए मन में बोली, सुंदर तो मैं भी हूँ मगर ये ठाकुर मुझे क्यों नहीं देखे। उस कली में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं मुझे इस तरह से दर्द दिया और उस कली को प्रेम दे रहे हैं। वो ये सारी ही बातें सोच रही थी तभी पास खड़े कुछ छोटे बच्चे जो वहीं पर खड़े थे माला पर हंसते हुए बोले, बंदरिया सी शकल लेकर ठाकुरों को रिझाने चली थी माला दीदी, देखो जरा कैसे मुंह के बल गिर गई। इतना बोल सब बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। माला उनकी बात सुन गुस्से में उन्हें चिल्ला कर बोली, रुको जरा अभी बताती हूँ तुम्हें क्या। वो खड़ी हुई और उनके पीछे भागने को हुई तो महसूस हुआ दोनों हाथ हिल भी नहीं पा रहे हैं तो वो उन बच्चों के पीछे भागने को हुई मगर किसी चीज में पैर फंसने से वो सीधे मुंह के बल जा गिरी और उसकी तेज चीख उस मेले के शोर में दब सी गई। उद्धरण चिन्ह। तारानकन 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 तारानकन। विराज ने बेहद ही गुस्से में बोला, कहाँ रह गई थी तुम इतनी देर से, तुम्हें पता भी है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेदांत तारीफ तो बड़ी बड़ी कर रही थी पर जब मेला घुमाने की बारी आई तो खुद ही गायब हो गई। इस तरह से रखोगी तुम अपने पतियों का ध्यान। कहते हुए उसकी बातों में नाराजगी थी। कली दोनों की शिकायत को सुन बड़ी ही मासूमियत से बोली, ए जी हम जानबूझकर देरी नहीं किए जी, बस रास्ते में कोई ना कोई मिल जा रहा था, हम क्या करते, इस तरह अपमान भी तो किसी का कर नहीं सकते हैं। कहते हुए ही कली ने नजरें झुका ली। उद्धरण चिन्ह। विहान बात को डालते हुए, ओके अब ये बताओ हम शुरुआत कहाँ से करें। क्वोट। क्या हम झूला झूले या सामान खरीदे या फिर कुछ खाएं। क्वोट। कली सोचते हुए, ए जी हम झूले पर कभी नहीं बैठे, हमें बहुत डर लगेगा, हम चूड़ियाँ खरीदने चलते हैं ना, हमें ना रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। हमारा मन उन्हें खरीदने का हमेशा से होता था पर हमारे पास कभी पैसे ही नहीं थे कि हम चूड़ियाँ खरीद सके, हम तो हमेशा बस वही पहने जो माए लाकर दी। कहते हुए कली चारों तरफ देखने लगी और सोचने लगी काश वो एक बार अपनी माए और बाबा से भी मिल पाती पर उस घूंघट के चलते वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। विराज ने ये देख कली का घूंघट धीरे से ऊपर उठाया और उसे माथे तक कर दिया।
कली बस हैरान मासूम नजरों से उसे देखते रही। पर अब कली का सुंदर सा मासूम चेहरा सारे भाई अच्छी तरह से देख सकते थे। विराट भी मुस्कुराकर कली का हाथ थाम बोला, अब चले चूड़ियां खरीदने। कली, ये आप क्या किए जी? इतना ऊपर क्यों कर दिए घूंघट? वेदांत, सर पर पल्लो है उतना काफी समझो वरना सर से ये भी हटा दूंगा। वेदांत की उन सख्त आवाज को सुन कली कुछ ना बोल पाई, बस खामोश सी रही। उसके बाद कली नजरें उठाकर चारों तरफ देखी, हर जगह दुकानें ही दुकानें थी, जिन्हें देखकर कली एक दुकान की तरफ इशारा कर बोली, ये जी, उस वाली दुकान में चले हम। वहां पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां दिख रही हैं। वेद सर हिलाते हुए, तो चलो आज मैं तुम्हें ढेर सारी चूड़ियां दिलवाऊंगा। कली खुश होकर सर हिलाए और सारे ही उस चूड़ियों की दुकान पर गए जहां कांच की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां थी। कली उन चूड़ियों को देख सोचने लगी उसे कौन कौन से रंग की चूड़ियां लेनी। विहान कली को सोचते हुए देख उस दुकान वाले से बोला, मेरी पत्नी के हाथ के नाप की हर रंग की चूड़ियां दे दीजिए काका। उद्धरण चिन्ह। दुकान वाला, बिटिया तनिक अपना हाथ तो दिखाओ। कली सर हिलाकर अपना हाथ आगे करती है और दुकान वाला कली का हाथ पकड़ उसका नाप लेने लगता है। पर जैसे ही वो दुकान वाला कली के हाथों को पकड़ता है ठीक वैसे ही विराट की बुहे गुस्से में तन जाती। विराज भी अपनी खतरनाक नजरों से उस आदमी के हाथों को घूरता है जिस हाथ से उसने कली के हाथ को पकड़ रखा था। उद्धरण चिन्ह। वेदांत भी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचकर उस आदमी के हाथों को देख रहा था। किसी को भी उस आदमी का यूं कली के हाथ को पकड़ नाप लेना अच्छा नहीं लग रहा था। विहान काका आप चूड़ियां दिखा दो, हम खुद ही नाप देख लेंगे, कहते हुए उसने कली के हाथ को पीछे खींचा। और दुकान वाला ये देख डर जाता है और खुद ही चूड़ियों को निकाल कली के हाथ पर पहनाने लगा। कली बस मासूम सा चेहरा बना असमंजस में विहान को देख रही थी। क्वोट। विराट गुस्से में, बस बहुत हो गई चूड़ियां देखना और लेना। घर चलो अब, मुझे नहीं घूमना, कोई मिला ना ही कुछ और देखना है। डिस्गस्टिंग कहते हुए वो आगे बढ़ गया पर साथ में कली की कलाई पकड़ उसे भी साथ ले जाने लगा। बेचारी बस मासूमियत से उसके पीछे खींची चली जा रही थी और उसका चूड़ियां लेने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह गया। क्वोट। विराट कली को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था और बाकी सभी भी उसके साथ जाने लगे। क्वोट। विराट और बाकी सब जिस भी जगह से जाते गांव वाले खुद है रास्ता छोड़ अलग हो जाते। साथ में माला के साथ जो हुआ उसे देख और इन ठाकुर भाइयों के गुस्से को देखकर डर जाते। विराट सभी को इग्नोर कर आगे बढ़ रहा था। मेले में काफी भीड़ थी क्योंकि आसपास के गांव वाले भी इस मेले में आए थे और शुरू में जो लड़कियां इन भाइयों को ताड़ रही थी वो सारी दूसरे गांव की थी। मगर माला वो इसी गांव की थी। ए जी, क्या हुआ आपको? आप यूं इस तरह से हम पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहते हुए ही कली विराट को देखने लगी। विराट ने भीड़ से बाहर आने के बाद भी कली का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि उसे ऐसे पकड़ा जैसे वो कली पर अपनी सारी भड़ास निकालने वाला हो। उसने तुरंत ही जैकेट की जेब से रुमाल निकाला और कली के हाथ को इतनी सख्ती से पोंछने लगा कि जैसे उसकी मासूम कलाई से उस चूड़ी वाले के छूने की परछाई तक मिटा देना चाहता हो। कली दर्द से कराहना चाहती थी मगर विराट की आग उगलती आंखों के आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी मासूमियत उस गुस्से का कारण समझने में नाकाम थी। आखिर हुआ क्या है? चूड़ी वाले ने तो बस उसकी कलाई का नाप लेने के लिए उसका हाथ पकड़ा था, पर विराट का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसके अंदर जलन का ज्वालामुखी भड़का दिया हो। तुम्हारे हाथों में सोने की चूड़ियां हैं कली, फिर इन मामूली सी कांच की चूड़ियों को लेने की जरूरत क्यों? विराट की आवाज कांप रही थी गुस्से से। तुम्हें चूड़ियां जितनी चाहिए, जैसी चाहिए, मैं ला कर दूंगा, पर इस तरह बेहुदा मेले में जाकर खुद को किसी और के छूने की इजाजत दी तो याद रखना ये विराट तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा। विराट ने वो रुमाल जमीन पर फेंक दिया और अपनी जैकेट को उतार भी जमीन पर फेंक दिया, मानो वो गुस्से का बोझ भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से विराज और वेदांत भी बाकी सभी के साथ उस जगह पर आ गए और आकर कली को घेर लिया। घर चलो अब सब, विराज ने गुस्से से कहा तो कली उसे और बाकी सभी को भी मासूमियत से देखने लगी। उसकी मासूमियत से भरी नजरों को खुद पर देख वेदांत उसकी आंखों में झांक के बोला, कली, तुम्हारा हाथ सिर्फ हमारा है। तुम्हारा हाथ ही नहीं बल्कि तुम पूरी की पूरी सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक सिर्फ और सिर्फ हमारी हो। तो किसी और की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारे हाथ को छूने की? वेदांत की आवाज में ठंडा गुस्सा था। कली अब डर के मारे सहम गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके सारे पतियों को इस मामूली घटना पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। विहान ने चुपचाप आकर कली का दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया।
उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर उसकी पकड़ में जो दावा था वो साफ बता रहा था कि वो भी इस बात से नाराज है। वैसे तो विहान एक डॉक्टर है और ऑपरेशन के समय वो ना जाने कितने ही पेशेंट की बॉडी देख चुका है, पर फिर भी उसे इस आदमी का यूं कली के हाथ को पकड़ना अच्छा नहीं लगा। बेचारी कली की आंखों में अब डर और असमंजस का मिला जुला भाव था। उसका मासूम दिल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसकी चूड़ियां पहनने की जिद ने विराज, वेदांत और विहान को इतना गुस्सा क्यों दिला दिया। लेकिन जो साफ था वो ये कि उसके चारों पतियों को ये बर्दाश्त नहीं था कोई और कली को देखे या उसे छूने की कोशिश भी करे। उद्धरण चिन्ह। कली ने मासूमियत से अपने पतियों की तरफ देखा और चुपचाप बड़ी ही मासूमियत के साथ अपना सिर हिला दिया। वैसे तो उसका बहुत मन था अब भी मेला घूमने का, लेकिन अपने पतियों के गुस्से को देखकर वो पहले ही काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी वो कुछ बोलकर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा दिलाए। उसे पता था अगर उसने कुछ भी बोली तो विराज, वेदांत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो उन तीनों के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। गुस्से में ये लोग इंसान नहीं हैवान बन जाते हैं, इसीलिए ज्यादा गुस्सा दिलाने से बेहतर घर जाना ही कली को बेहतर लगा। कली ने अब बड़ी ही मासूमियत के साथ ही सभी को देखा, फिर हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, ए जी चलिए हम घर चलते हैं। कली ने ये बात इतनी मासूमियत और भोलेपन से कही कि उसकी मासूमियत से भरी उस मीठी सी बोली को सुन विराज, वेदांत, विहान सारों के गुस्से पल भर में गायब ही हो गए। कली ने एक नज़र सभी को देखा और धीरे से अपने कदम आगे बढ़ा दिए और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। उनकी पार्क की गई जीप काफी दूर थी, जिस वजह उन्हें थोड़ा पैदल चलते हुए जाना था। कली अभी थोड़ा सा चली ही थी, उतने में ही रास्ते में एक अधेड़ उम्र की औरत कली को देखते ही बोल पड़ी, अरे कली बिटिया, तू तो पूरी ही बदल गई, अब तू सचमुच ठकुराइन लगने लगी है। शादी के बाद तेरा दूध सा गोरा रंग और भी गोरा हो गया। देख कितनी सुंदर लग रही है तू, तुझ पर ये गहने और ये ठकुराइन वाली शान कितनी जच रही है। कली ने नजरें झुका लीं। वो अब भी कुछ असहज महसूस कर रही थी, लेकिन औरत ने बात खत्म नहीं की। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में सवाल। उसने आगे कहा, वैसे ये तो बता, तेरा कौन सा महीना चल रहा है। ये सुनकर कली ठिठक गई। उसके पैर मानो वहीं जम गए। उसने सिर और नीचे कर लिया और उसकी आंखें झुक गईं। उसके होठों पर कोई जवाब नहीं था। वो बस अपने दुपट्टे के छोर को मरोड़ने लगी। लेकिन कली की इस हालत को देख और उसे यूं चुप होते देखकर वेद की आंखें छोटी हो गईं। वो जब से यहाँ मेले में आया था सबकी एक ही बात सुनकर बोर हो गया था और उसे एक ही शब्द सुनकर चिढ़ मचने लगी। उसने उस औरत को देखा और चिढ़ते हुए बोला, जब महीना चलेगा तब सबको पता चल ही जाएगा। इस तरह एक ही सवाल पूछ पूछ कर आप लोग थक नहीं जाते हैं। जो जिसे देखो उसे बस यही पूछ रहा, कौन सा महीना, कौन सा महीना। अरे शादी को 3 महीने हुए हैं, 3 साल नहीं जो सबको पड़ी ये जानने की कौन सा महीना चल रहा है। कहते हुए ही वेद उस औरत को घूरने लगा। वेद के घूरने पर वो औरत आगे कुछ ना बोली और सर झुकाकर माफी मांगते हुए बोली, माफ करना छोटे ठाकुर, मुझसे गलती हुई हो तो इतना बोल वो वहां से चली गई। कली कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप ही रही और विराट उसका हाथ पकड़ वापस जिप की तरफ ले जाने लगा। तो कली चुपचाप उनके साथ चलने लगी, लेकिन उसकी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि उसे ये सब सुनकर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पर उसके पतियों को किसी और को कैसा लगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उद्धरण चिन्ह। वो सारे अपनी जीप की तरफ बढ़ रहे थे, कली भी अपनी नजरें झुकाए बस उनके साथ चली जा रही थी। कली अभी आगे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। उस चेहरे को देख कली के कदम ठिठक से जाते हैं और वो अपनी जगह पर ही जम सी जाती है। कली को एकदम से रुका हुआ देखकर बाकी सब भी रुक जाते हैं और कली को देखने लगते हैं, जो एकटक किसी को देखे जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। कली की नजरों का पीछा कर विराज, वेदांत, वेद, विहान सब भी उस तरह देखते हैं जिस तरह कली देख रही थी। तो उन सभी की आंखें भी उस जगह पर जम सी जाती हैं। अब सभी की नजरें उस जगह पर थी जहां पर एक नन्ही बच्ची जो एक छोटे से पेड़ के पास खुद को अपने आप में समेटे बैठी थी। वो करीब 3 से 4 साल की मासूम बच्ची थी, जिसका रंग दूध सा सफेद था और वो किसी परी कथा की नन्ही परी की तरह खूबसूरत लग रही थी, मानो किसी जादुई दुनिया से आए हो। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जो किसी का भी दिल छू ले। लेकिन उसकी हेजल ग्रीन आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी थी, मानो उसमें कई अनकही कहानियां छिपी हों। उसकी आंखों और चेहरे की मासूमियत से जो शांति झलक रही थी
वो किसी का भी ध्यान उसकी तरफ खींच लेती। उसके बदन पर किन्नौर के पारंपरिक कपड़े थे, लेकिन वो ठंड से बचने के लिए काफी नहीं थे। उसने हल्का सा चूड़ीदार पायजामा और एक पुरानी ऊनी कुपक किन्नौरी जैकेट पहनी थी। उसके सिर पर एक ढीली सी टोपी थी, जो ठंड से उसे कुछ हद तक बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नंगे पैर ठंडी जमीन से छूते हुए हल्के हल्के कांप रहे थे। बच्ची मेले की भीड़ से अलग इस खामोश जगह पर अकेली बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया से बिल्कुल अनजान हो, या फिर उसे किसी चीज का इंतजार हो जो शायद कभी पूरा न हो। उसका चेहरा ऐसा था कि किसी को भी उसे पास जाकर गले लगाने का मन हो जाए। उस मासूम सी बच्ची को देख कली, विराट, विराज, विहान, वेदांत और वेद सभी की नजरें बस उसी पर टिक गईं। कली ने धीरे से विराट की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और बेहद धीमे कदमों से उस बच्ची की ओर बढ़ने लगी। उसके अंदर जैसे एक अजीब सा खिंचाव था, जो उसे उस बच्ची के करीब ले जा रहा था। वो बच्ची अब भी खुद में सिमटी हुई थी। कली उसके पास जाकर बड़े ही प्यार से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना कोमल हाथ बच्ची के सिर पर रखा। उसके स्पर्श में एक माँ जैसी ममता थी। बच्ची ने जैसे ही किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया, उसने अपनी झुकी हुई नजरें धीरे धीरे उठाईं। उसकी हेजल ग्रीन आंखें कली की आंखों से मिलीं और पल भर के लिए मानो समय रुक गया। उसने सामने कली का चेहरा देखा, जो उसे शायद कहीं से जाना पहचाना सा लग रहा था। उसकी छोटी छोटी पलकें कांपने लगीं और होंठ हल्के हल्के फड़कने लगे, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज में कुछ शब्द निकाले, दी। कली बच्ची के मुंह से दीदी शब्द सुनते ही कुछ पल के लिए जैसे जम सी गई। उसकी आंखों में हल्की नमी और खुशी दोनों आ गई, और बिना सोचे समझे उसने झुककर उस मासूम को अपने सीने से कसकर लगा लिया। कली ने उसे एकदम टाइट हक कर अपनी कांपती आवाज में कली ने पूछा, झील, यहाँ क्या कर रही हो तुम? और तुम्हारी दीदी कहाँ है? क्या वो मेला घूमने गई है? बच्ची, जिसका नाम झील था, उसकी हेजल ग्रीन आंखें जो झील सी गहरी थी, आंसुओं से भर आईं। वो धीरे धीरे कली के गले में अपनी नन्ही बाहों का घेरा डालते हुए अपनी मासूम सी मगर भर्राए आवाज में बोली, दीदी का तो ब्याह हो गया। दीदी और माए बाबा जब वो मछलियां पकड़ने के लिए बर्फ वाली नदी में गए थे, तब बाबा का पैर फंस गया और वो अंदर चले गए। माए उन्हें बचाने गई तो वो भी उनके साथ उस नदी के अंदर चली गई और फिर दोनों मर गए। बोलते ही वो बच्ची रो पड़ी। उद्धरण चिन्ह। और उसकी बात सुनकर कली उसे अपने से और भी करीब कर लेती है। बच्ची ने रुक रुक कर अपनी बात जारी रखी। माए बाबा के जाने के बाद मामी ने दीदी का ब्याह कर दिया, और वो आदमी वो दीदी को लेकर चला गया। बोलते हुए ही झील की आवाज में एक अलग ही छिपा हुआ दर्द था, और उस बच्ची का दर्द सुनकर कली का दिल जैसे अंदर तक टूट गया। उसके आंसू अब उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। वो बच्ची को और कसकर अपने सीने से लगा लेती है, मानो उसे यकीन दिलाना चाहती हो कि अब वो अकेली नहीं है। पास ही खड़े विराट, विराज, विहान, वेदांत और वेद, जो अब तक चुप थे, बच्ची की मासूमियत से भरी उस मासूम सी आवाज को सुन और उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को देख रहे थे। पता नहीं क्यों, मगर उस बच्ची की बातों से वो सब खुद का उसके लिए खिंचाव महसूस कर पा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। विराट की नज़र उस बच्ची की हेजल ग्रीन आंखों पर पड़ती है, जो हुबहू उसकी अपनी हेजल ग्रीन आंखों जैसी लग रही थी। ये देख विराट को अचानक अपने दिल में एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। उसके कदम खुद ब खुद उस बच्ची की तरफ बढ़ जाते हैं, और वह कली के पास घुटनों के बल बैठकर उस बच्ची का चेहरा बड़े ही ध्यान से देखने की कोशिश करने लगता है, जो कली के सीने में छुपा हुआ था। लेकिन विराट को उसका चेहरा नहीं दिखता, जिससे उसकी आंखें बेचैन हो जाती हैं। वह धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बच्ची के सिर पर रखता है, जिससे झील ने अपनी गहरी हेजल ग्रीन आंखों से विराट की तरफ देखा और कली के सीने से अपना चेहरा निकालकर मासूमियत से विराट को देखना शुरू कर दिया। जैसे ही विराट की नज़र उस बच्ची की नज़र से मिलती है, उसे समझ नहीं आता, मगर अचानक उसके दिल में हलचल सी पैदा हो जाती है। झील की आंखें हूबहू विराट की आंखों जैसी थीं, और उसकी मासूमियत से भरा मासूम मुखड़ा बेहद खूबसूरत था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, और कली घबराकर सोच रही थी, कहीं विराट उस बच्ची को चोट न पहुंचा दे। क्योंकि कुछ देर पहले हाथ पकड़ने पर सारे भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तो ये बच्ची उसके सीने से लगी तो पता नहीं ये सब क्या करे सोचकर ही कली डर चुकी थी और वह डर से कांपने लगी। लेकिन उसके डर के उलट विराट ने उस बच्ची की तरफ अपनी बाहें खोल दी। झील बड़े ही मासूमियत से विराट को देख रही थी, और फिर खुद ही कली से अलग होकर विराट के पास चली गई।
अगले ही पल विराट ने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। वह पल विराट को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस बच्ची का उसके साथ कोई गहरा नाता हो। कली हैरान रह गई, ठीक वैसे ही विराज, विहान, वेदांत, वेद भी एकदम चुप हो गए थे। कुछ पल के लिए सभी खामोश रहे, फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए झील ने बड़ी मासूमियत से अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, भ भा ई या। वो बस इतना ही कह पाए। विराट ने धीरे से उसे अपने से अलग किया और उसकी मासूम सी मुस्कान को फिर से देखने लगा। कली विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए डरते हुए बोली, ये जी, क्या हुआ आपको? विराट खड़ा होकर उस बच्ची को अपनी गोदी में उठाता है और कली से पूछता है, इसके माँ बाबा अब नहीं रहे तो ये किसके साथ रहती है? कली कुछ पल चुप रही और फिर बोली, हमें लगता है झील अपने मामा और मामी के पास रहती है। विराट ने सर हिलाया और कली का हाथ थामते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। कली ने सिर हिलाया और झील को देखा। झील भी कली को देखती है, फिर विराट को देखती है और अपने पतले मुलायम होठों को खोलकर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकलता और सब जीप में बैठ गए। वेद, जो जीप चला रहा था, चाबी लगाते हुए बोला, भाई हम इस बच्ची को अपने साथ ले जा रहे हैं। विहान, व्हाट हैपेंड ब्रदर, आर यू ओके? विराट झील के मासूम चेहरे और उसके पुराने कपड़ों को देख गहरे सोच में डूब गया। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ खो सा गया हो। वेद और विहान चुप हो गए और वेद ने जीप चालू कर दी। झील बस मासूमियत से कभी कली को तो कभी विराट और बाकी सबको देखती रही। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कांप रहे थे, जैसे उसके गले से शब्द निकलने में डर लग रहा हो। कली के मन में भी ढेर सारे सवाल थे, लेकिन वो खामोश रही। जीप सड़क पर चल पड़ी और सब खामोश थे। विराज ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, ये बच्ची कौन है और क्या तुम इसे जानती हो? कली सिर हिलाते हुए बोली, हमारे घर के बगल में झील और उसकी बहन छवि अपने माई बाबा के साथ रहती थी। छवि हमारी सबसे अच्छी सहेली, वो अकेली पूरे गांव में ऐसी थी जो हमें समझती थी और हमें अपनी बहन की तरह प्रेम करती थी। पता नहीं हमारी छवि अब कहाँ होगी। कहते हुए कली दुखी होने लगी। उद्धरण चिन्ह। विराज ने ये सुनकर सिर हिलाया, मगर किसी लड़की के लिए भी हमारी छवि सुनकर विराज को काफी जलन हो रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कली उन भाइयों के अलावा किसी और को हमारा कहे। अच्छा हुआ जो छवि पास थी, नहीं वरना पता नहीं कितना जलता। विराज कहीं जल कर गोरा से काला ही ना हो जाता। जीप चलती रही और सब खामोश थे। झील कुछ देर तक विराट की गोद में उसे निहारती रही, लेकिन फिर धीरे से उसने अपना सिर विराट के सीने में ऐसे छुपाया जैसे विराट की गोद उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुरक्षित जगह हो। विराट ने महसूस किया कि जैसे झील से उसका कोई गहरा नाता हो, जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसकी मासूमियत और चेहरे पर छिपा हुआ दर्द, विराट को पता नहीं क्यों मगर उस बच्ची से एक अपनापन महसूस हो रहा था। कली बस खामोशी से ये सब देख रही थी। विहान और बाकी सभी के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे, पर किसी ने भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और सभी खामोश रहे। मगर वेदांत और विराज को कली का खुद को इग्नोर कर उस बच्ची को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें मन ही मन जलन हो रही थी। जलन के चलते विराज ने कली को अचानक से कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया। कली बस हैरानी सी ये विराज को देखने लगी, जिसके हाथ उसकी कमर पर लिप चुके थे और उसने कली को खुद से चिपका लिया था। कली ये देख अचानक से घबरा जाती थी और उसे डर लगने लगता है कहीं विराज यहीं पर शुरू ना हो जाए। ये सोचकर वो विराज के हाथ पर अपने दोनों हाथों को रख देती है, तो महसूस करती है विराज की गर्म सांसें उसके गले में पड़ रही है। ये देखकर वो सहम सी जाती है और विराज को देखना में सर हिलाती है, पर विराज उसकी बात न सुन उसके होठों पर अपने होठों को रख एक जोर की बाइट करता है, जिससे कली की चीख निकल पड़ती है, मगर वो गले में ही अटक जाती है। वेद ये देख मन में बोला, उसके भाई सच में कितने ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं। 10 मिनट की एक लंबी किस के बाद विराज ने कली को छोड़ा और वॉर्निंग लुक के साथ कहा, आज के बाद वो किसी की भी वजह से उसे इग्नोर ना करे, वरना सजा डबल मिलेगी। कली कुछ नहीं बोल पाई, बस चुपचाप उससे अलग हो गई और वही खामोशी बनी रही। और करीब 30 मिनट बाद वे लोग अपनी बड़ी सी आलीशान शाही हवेली पहुंच गए। दूर से ही पहरेदार ने जीप को देखा और जल्दी से हवेली का बड़ा सा गेट खोल दिया। जीप गेट से अंदर जाते ही दरवाजे के बाहर रुक गई और एक एक कर सभी बाहर निकले। नौकरानी ने जब देखा कि सारे लोग वापस लौट आए, तो वह भागते हुए अंदर जा चिल्लाई, बड़ी ठाकुराइन सब लौट आए हैं। झील, जो विराट की गोद में थी, हवेली को देखते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, ये हमारा घर नहीं है ना? उसकी मीठी और मासूम आवाज सुनकर सभी की नजरें एक साथ झील की तरफ जा उसे ही देखने लगी।
झील के उस मासूम चेहरे को देखते हुए हर किसी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। विराट को देखती झील की मासूम निगाहें जैसे उससे अपने सवाल का जवाब चाह रही थी। कली भी विराट की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में यह सवाल था कि क्या वे झील को अपने साथ इस हवेली में रख सकते हैं। उसकी आंखें झिझक और उम्मीद से भरी थीं। विराट ने झील को अपनी गोद में कसकर पकड़ते हुए कली की तरफ देखा और कहा, ये बच्ची बहुत मासूम है, तुम्हारी तरह। मैं चाहता हूं कि इसे हमारे साथ यहीं रखा जाए। तुम्हें इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। कली ने विराट की बात सुनते ही तुरंत ना में सिर हिलाया और खुशी से बोली, ए जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हम तो खुद चाहते थे कि झील हमारे साथ रहे। लेकिन हमें डर था कि आप सब और अम्मा इस बात को मानेंगे या नहीं। कहते हुए कली ने झील की ओर देखा। उसकी आंखों में झील के लिए प्यार और अपनापन नजर आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। वो सभी अब घर के अंदर जाने को हुए कि तभी अम्मा की कड़कती आवाज सभी के कानों से टकराए, रुक जाओ, वही कोई अंदर नहीं आएगा। नॉट डोंट कॉपी माई स्टोरी एंड माई स्टोरी टीम। भैया दीदी और वो बाले भैया क्या कर रहे थे? झील ने बड़ी ही मासूमियत के साथ वेद से पूछा। वेद झील की बात सुन विराज को घूर कर देखने लगा और समझ नहीं पाया क्या बोले। तभी विहान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर बोला, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हें कपड़े कैसे पहनाएं? तुम्हारे लिए तो छोटू से कपड़े लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। झील ने विहान की बात सुनकर पहले उसकी तरफ देखा, फिर बड़ी ही मासूमियत से सर हिलाते हुए अपनी मीठी और हल्की तोतली आवाज में बोली, झील के पास कपड़े नहीं है। झील के कपड़े तो घर पर है। इतना बोल वो टुकुर टुकुर विहान को देखने लगी। झील की प्यारी और मीठी आवाज को सुनकर न चाहते हुए भी विहान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो कुछ न कुछ जुगाड़ करके काम चलाना होगा, पर कल आपके लिए कपड़े ले आए जाएंगे। अब तो रात होने वाली है और इस समय कोई दुकान खुली भी होगी या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। झील विहान की बात सुनकर चुपचाप सिर हिला देती है। उसकी मासूम सी हरकत पर न चाहते हुए भी वेद और विहान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में कली अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आती है और अंदर मौजूद हर किसी को देखने लगती है। कली नारंगी रंग की साड़ी में काफी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वह फटाफट ड्रेसिंग के सामने जाकर अपनी मांग में सिंदूर सजाती है और फिर झील के पास आ जाती है। झील को देख वह अपनी आंखों को मायूस कर विराट की तरफ देखती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, ए जी, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। अब हम झील को क्या पहनाएं? इसे तो हमारे कपड़े आएंगे भी नहीं। ये इतनी सी है और हम इतने बड़े। विराट कली की बात सुनकर बस्सों के साथ जवाब देता है और सोचने लगता है। अब विराट और कली दोनों के सामने समस्या थी कि झील को कपड़े पहनाए तो कौन से पहने। झील बस टुकुर टुकुर हर किसी को देख रही थी, जैसे उसकी मासूमियत भरी आंखों में एक मासूम सा सवाल हो। वेद एक शर्ट लेकर आता है और उसे झील को पहना देता है, मगर झील को शर्ट पहनने के बाद वह किसी हैंगर जैसी लग रही थी। उसके दोनों हाथों की आस्तीन नीचे लटक रही थी और वह उसके लिए किसी झलंगा जैसे गाउन में तब्दील हो गई थी। वेद ये देख अपने पेट पर दोनों हाथों को रखकर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में ऐसा कुछ था कि वेदांत भी खुद को रोक नहीं पाता और उसकी हंसी में शामिल हो जाता है। दोनों की हंसी सुनकर झील बड़ी ही मासूमियत के साथ दोनों को टुकुर टुकुर देखने लगती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। तो दोनों को यूं इस तरह से झील पर हंसते देख कली दोनों को नाराजगी से देख हल्का सा मुंह फुलाकर और दांत चबाते हुए वह बोली, सुने जी, ए जी, आप दोनों इस तरह से क्यों हंस रहे हो, वह भी छोटी सी बच्ची पर। कली की बात सुनकर दोनों हंसी रोक लेते हैं और मासूमियत से उसकी तरफ देखते हैं। कली उनकी हंसी पर थोड़ा इग्नोर करते हुए कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद अलमारी से अपने कुछ दुपट्टा निकाल लिया और उसे साड़ी की तरह झील को लपेट दिया। फिर उसने अपनी छोटी सी स्वेटर भी झील को पहना दी, जिससे झील पूरी तरह से ढक गई। साथ ही एक नारा लाकर स्वेटर को कसकर बांध दिया ताकि वह अच्छे से फिट हो जाए और झील को देख मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। कली प्यार से विराट को देख बोली, ये जी, अब झील ठीक लग रही है ना? विराट ने एक पल के लिए झील को देखा, उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया और फिर कली को देखा। कली के चेहरे पर संतुष्टि के साथ खिली हुई मुस्कान देखकर उसने प्यार से कहा, हाँ अब ठीक है। ये सुन कली मुस्कुराए और विराट के सीने से लग गई। कली के अचानक विराट के सीने से लग जाने पर पहले तो विराट थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर अगले ही पल उसने कली को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। अब जब इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी सामने से हक करे
तो कौन ही उसे खुद से दूर करेगा भला। कली के विराट को इस तरह हक करते देख विराज और वेदांत का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरों पर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी ने उनके मुंह से उनका पसंदीदा खाना छीन लिया हो। वेद अपने दोनों भाइयों की हालत देख मन ही मन हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने मुस्कान को छुपाने के लिए होठों पर हाथ रख लिया। कली विराट के सीने में सिर छुपाए अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोली, ए जी। विराट उसकी बातों में पूरी तरह खोते हुए एक हल्की सरगोशी भरी आवाज में जवाब देता है, कली शर्माते हुए बोली, था थैंक यू। विराट होठों पर मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू नहीं, थैंक यू। कली एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। विराट उसकी ओर इशारा करते हुए, अब सही है, लेकिन थैंक यू किस लिए। कली विराट की आंखों में झांकते हुए, आपने झील को हमारे साथ इस घर में लाया, इसीलिए। आप नहीं जानते जी, जब हमने झील को अकेला देखा तो हमारे सीने में बहुत दर्द हुआ था। लेकिन जब आप उसे हमारे साथ इस घर में लाए तो हमें राहत मिली। विराट कली की बात सुनकर उसके छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बड़े ही प्यार से झुका और उसके होठों को चूमते हुए बोला, पता नहीं क्यों कली, पर मुझे इस बच्ची से एक अपनापन सा महसूस हुआ, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ लाया। वो कुछ पल रुका और फिर कली की आंखों में झांकते हुए बोला, कली, अगर हम झील को हमेशा के लिए अपने पास रखें तो क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी होगी। इतना कहकर विराट ने कली के जवाब का इंतजार किया। कली कुछ पल चुप रही और बाकी सभी भाइयों की नजरें भी अब कली पर थीं। सब कली के जवाब का इंतजार कर रहे थे। कली ने मासूमियत से झील को देखा और उसकी प्यारी सी मुस्कान देखकर उसके दिल में हलचल सी मच गई। फिर उसने विराट की आंखों में झांकते हुए अपनी कजरारी आंखों में पूरी दुनिया की मासूमियत और भोलेपन को समेटते हुए कहा, ए जी, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का कोई प्यारा सा बच्चा हो जो हमें, माए और आप सभी को बाबा कहकर पुकारे। लेकिन आप सभी अभी बच्चा नहीं चाहते हैं। इतना बोलते हुए वह थोड़ी रुक गई और फिर झील को ममता भरी नजरों से देखती हुई बोली, अगर आप झील को हमारे साथ रखना चाहते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। हम झील को उतना ही प्यार देंगे जितना हम अपने खुद के बच्चे को देंगे, और हम कभी भी झील को ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि उसने अपने माए बाबा को खो दिया और उसकी दीदी भी उससे दूर हो गई। कहते हुए उसकी आवाज में ममता, प्यार और सच्चाई की गहरी झलक थी। कली की इस बात को सुनते ही वेद जल्दी से बेड से नीचे उतरा और झट से कली को गले से लगा टाइट हक कर खुशी में झूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच कले, तुमने ये बोलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम्हें पता है, जब से अम्मा ने बताता मुझसे भी बड़ी 2 बहनें थीं जिन्हें मेरे ही दादा दादी ने मार दिया, तब से मुझे बहुत दर्द हो रहा था और हर पल ये सोचकर दुखी हो रहा था मेरी बहनें मुझसे छीन ली गई है। उद्धरण चिन्ह। पर जब झील को देखा तो लगा मुझे मेरी बहनें वापस मिल गई हैं। अगर हमारी बहन जिंदा होती तो शायद उनकी भी बेटी इतनी ही बड़ी और ऐसी ही प्यारी होती ही ना। कहते हुए वो मुस्कुराया। वेद ये नहीं जानता था उसने अपनी खुशी के चलते कली को कितनी टाइट हक किया हुआ है। तो कली वो वेद के इस तरह गले लगाने पर जम सी गई थी। उसे समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। वेद उसका पति है, उसका भी हक है वेद पर, मगर वेद किसी और से प्यार करता है, जिस कारण कली हमेशा खुद को वेद से दूर रखा करती थी। पर यूं वेद की दूसरी बार गले लगने पर कली खुद को रोक नहीं पाई। उसके हाथ अपने आप ही वेद की पीठ की तरफ बढ़ गए। मगर वो वेद को हक करती उससे पहले ही वेद कली से दूर हो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। और कली अपने उन आगे बढ़े हाथों को धीरे से पीछे कर नकली की मुस्कान लिए वेद को देखती है, पर उसकी उस मुस्कान के पीछे एक दर्द भी था। उद्धरण चिन्ह। रात का समय, सारा परिवार मिलकर एक साथ रात का खाना खाता है और खाते हुए ही आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में सभी का खाना हो जाता है। खाना हो जाने के बाद सब कुछ देर के लिए हॉल में आ बैठते हैं। तो विराट अम्मा को देख बोला, अम्मा मुझे और कली को कोई परेशानी नहीं है झील को अडॉप्ट करने में, पर मैं तुमसे एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या हम इस बच्ची को गोद ले? अम्मा एक नज़र झील को देखती है जो मासूम सी नज़रों से अम्मा को देख रही थी। झील को देखकर अम्मा में मन में एक डर था, पर जब शांति ने अम्मा को आकर बताई कि झील गांव की ही लड़की है और उसके माँ बाप भी गांव के ही थे, सारी बात जानने के बाद उनके दिल का डर कम हुआ और उन्होंने सर हिलाते हुए बोला, लल्ला जभी ही बोली, मैं अगर तू इस बच्ची को गोद लेना चाहता है तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बच्ची से, वैसे भी ये काफ़ी मासूम और प्यारी है, मैं भी अपने बचपन में ऐसी ही रही होगी। इतना बोल अम्मा हल्का सा मुस्कुराते हुए सारे बेटों और कली की तरफ देखती हैं और बात जारी रखते हुए आगे बोली,
पर हम अकेले ये फैसला नहीं कर सकते लल्ला, इसके लिए हमें पहले गांव के पंच से मिलकर बात करनी होगी और बच्ची की भी राय जाननी होगी, उसके बाद हम इसे अपने पास रख पाएंगे। विराट ने ये सुन सर हिलाया और झील से कहा, तुम रहोगी ना अपनी कली दीदी के साथ? झील ने अपनी हेजल ग्रीन आंखों को उठाकर कली को देखी, फिर जोर से सर हिला दी। ये देख विराट के दिल को सुकून मिला। कुछ ही देर बाद सब अपने अपने रूम में जाने लगे तो अम्मा कली को देख बोली, कली बहुरानी तू जरा मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मुझे बात करनी है तुझसे। कली सर हिलाए और अम्मा के साथ उनके कमरे में चल दी। क्वोट, अम्मा का कमरा। अम्मा और कली बेड के एक छोर पर बैठे हुए थे। अम्मा कली का एक हाथ थाम उसे समझाते हुए बोली, देख कली बहुरानी सास हूँ, तेरी बुरा नहीं चाहूगी, तेरा जो चाहूगी अच्छा ही चाहूगी। और जितना मैंने देखा और जाना है उस तजुर्बे से तुझसे कुछ पूछना और बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है मैं तुझ पर दबाव बनाना चाहती हूँ या तेरे ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहती हूँ, पर कुछ चीजें भविष्य में बाधा ना डाले, इसीलिए हमें उस बाधा का तोड़ पहले ही तैयार रखना चाहिए। अम्मा की गोल गोल बातें कली को समझ नहीं आई, इसीलिए वह आंखों में मासूमियत और सवाल लिए अम्मा को देखने लगी। अम्मा गहरी सांस ले बोली, तेरे और तेरी पतियों के बीच सब ठीक है ना कली? और तुम सबका रिश्ता वो तो ठीक है ना बहुरानी? इतने बोल वह कली को देखने लगी। कली कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, अम्मा सब ठीक है, वे सभी हमें खूब सारा प्रेम भी करते हैं और हम सब साथ में खुश भी है। अम्मा चिंता करते हुए, सब ठीक है कली बहुरानी, तो अभी तक तू पेट से क्यों नहीं हुई? कहते हुए अम्मा की आवाज में भारीपन था। क्या होगा अब कली का जवाब? क्या कली अम्मा को सब बता देगी या बनाएगी वो कोई बहाना? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी स्टोरी ओनली ऑन प्रतिलिपि पर। अम्मा का सवाल सुनकर कली कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर उसने अपनी मासूम नजरें उठाकर अम्मा की ओर देखा और बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, हमारा रिश्ता सभी के साथ अच्छा है अम्मा, बस बात इतनी है कि अभी कोई भी बच्चा नहीं चाहता। वे सब चाहते हैं कि हम पढ़ लिखकर थोड़े काबिल बन जाएं, ताकि हम लोगों की बातों को समझ सके और कोई हमें अनपढ़ या गंवार न कहे। कली की मासूमियत भरी बातों को सुनकर अम्मा ने राहत की सांस ली और प्यार से बोली, समझ गई बहुरानी, तेरे पतियों की सोच क्या है, और इसमें गलत कुछ नहीं, बल्कि ये तो तेरे ही भले के लिए है। तू पढ़ लिख जाएगी तो तुझे ही आसानी होगी। वैसे भी मेरे बाद तुझे ही इस घर, खेतों और बाकी व्यापार को संभालना है, उसके लिए तेरा काबिल बनना जरूरी है। अम्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने कली के हाथ पर अपना हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन, मैं तुझसे कोई आज़ादी नहीं छीनना चाहती, नहीं मेरे साथ जो हुआ वैसा तेरे साथ होने देना चाहती हूँ, पर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि तेरा और तेरे पतियों का रिश्ता हमेशा बना रहे। अगर कभी कोई तुम्हारे रिश्ते के बीच आने की कोशिश करे तो वह चाहकर भी सफल न हो सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी डोर हो जो तुम सबको बांधे रखे। इसलिए बहुरानी, मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द माँ बन जाए, सबके बच्चों की माँ, ताकि अगर कभी कोई तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करे या खुद तेरे पति किसी दिन बहक भी जाएं, तो भी वे चाहकर भी तुझसे या अपनी औलाद से मुंह न मोड़ सकें। अम्मा ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में बोली, मैंने अपने समय में बहुत कुछ देखा है बहुरानी, गांव में भी और शहर जाकर भी, इसीलिए तजुर्बे के साथ कह रही हूँ, जितनी जल्दी तू माँ बनेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। कली अम्मा की हर बात को ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने हल्की आवाज में पूछा, पर हम कैसे करें अम्मा, जब वो लोग खुद ही नहीं चाहते? कली की मासूमियत भरी बात सुनकर अम्मा हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसे कुछ समझाने लगी। कली भी अम्मा की हर बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, समझ गई अम्मा, अब हमें क्या करना है? इतना कहते ही कली अम्मा के गले लग गई और उन्हें टाइट हग करते हुए बोली, अम्मा, तुम सच में सबसे प्यारी हो, हमारी माई से भी ज्यादा अच्छा ध्यान रखती हो। अम्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उन्होंने प्यार से कली के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू भी बहुत प्यारी है बहू। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहीं, फिर एक दूसरे से अलग हुईं। कली अब अम्मा के कमरे से बाहर निकल आई। चलते चलते वह अम्मा की बातों को याद करने लगी। अम्मा जो कह रही हैं वो पूरी तरह से गलत नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गम और तकलीफें झेली हैं, शहर और गांव दोनों की हवाएं देखी हैं, और जो वो मेरे लिए सोच रही हैं उसमें मेरी ही भलाई है। ये सब सोचते हुए कली धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई विराट के कमरे तक पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अंदर झांका।
विराट अपने लैपटॉप में पूरी तरह खोया हुआ था, बिजनेस मीटिंग या किसी जरूरी मेल में व्यस्त। वहीं विराज भी पास बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और दोनों के बीच झील चुपचाप बैठी हुई थी। कली कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही, तीनों को देखती रही। फिर उसने कदम कमरे के अंदर बढ़ाए और तीनों के पास आने लगी। कली की आहट सुनकर विराट और विराज दोनों अपनी नजरें उठाकर सामने कली को देखते हैं और कली को देख दोनों के फेस पर मुस्कान आ जाती है। झील भी कली को देखते ही मुस्कुराते हुए अपनी मासूम नन्ही सी चमकती हुई निगाहों से कली को ही देख रही थी। कली उन तीनों के ही पास बेड पर बैठ जाती है और झील को अपनी गोद में बिठा उसके दोनों गालों को चूम प्यार से बोली, तुम अभी तक सोई नहीं झील। झील कली का सवाल सुन कुछ पल खामोश रहती है, फिर मासूम सी नजरों से कली को देख बोली, तुम मेरे साथ सोओगी दीदी तो झील को नींद आएगी, वरना झील सो नहीं पाएगी। कहते हुए झील की आंखों में एक दर्द और उदासी थी। विराट और विराज दोनों ही लैपटॉप बंद कर कली को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तो कली झील को बेड पर लिटा खुद भी उसके बगल में लेट उसे थपकी देते हुए बोली, आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, जल्दी ही नींद आ जाएगी। झील भी अब आंखें बंद की और कली के एक हाथ को अपने सीने से लगा ली। कली भी प्यार भरी निगाहों से झील को थपकी देते हुए सोचने लगी, अगर उसकी बेटी होगी तो उसे झील जैसी ही खूबसूरत बेटी चाहिए, जो ऐसे ही मासूम और प्यारी हो। तो वही विराज अंदर ही अंदर जल भून रहा था। उसे इस छोटी सी बच्ची से जलन हो रही थी जिसने आते हैं उससे उसकी बीबी को छीन ली और इसकी वजह से कली उस पर ध्यान नहीं दे रही है। विराज का मन किया कि वो गुस्से में इस बच्ची को उठाकर वही छोड़ आए जिस जगह से उन्होंने इसे लाया है, मगर अफसोस की बात तो ये थी कि वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इसका असर कली के मासूम दिल पर भी पड़ सकता था। उद्धरण चिन्ह। और सबसे बड़ी बात ये बच्ची बहुत छोटी है, करीब 3 से 4 साल की और मासूम भी, और विराज चाह कर भी इस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। इसीलिए वो चुपचाप गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो विराट वो खामोश सा कली को देख मन में सोच रहा था, उसे भी ऐसी ही सुंदर सी बेटी चाहिए और उसका दिल कर रहा था अब कोई उसकी जिंदगी में आए और उसे डैडी कहे। वो कली और अपने बच्चे को दुनिया में देखना चाहता था। पर उसे विहान की बातें भी याद थी। फ्लैशबैक। भाई मुझे आप तीनों से कुछ बात करनी है, विहान ने विराट, विराज, वेदांत को देखकर कहा। विराट, बोलो क्या बात करनी है। विराज और वेदांत भी विहान को सवालिया नजरों से देख रहे थे। विहान आराम से सोफे पर बैठते हुए बोला, भाई अभी कली के पीरियड चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ अब जब भी आप तीनों नेक्स्ट टाइम उसके साथ फिजिकल हुए तो अब से प्रोटेक्शन यूज करें ताकि कली इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में मां ना बने। वेदांत हैरानी से, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी जल्दी डैडी बनने में, इनफैक्ट मैं तो रेडी हूँ डैडी बनने के लिए और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए। विराज, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी कभी ना कभी तो पेरेंट्स बनना ही है, तो अभी से प्लानिंग करें, उसमें बुराई ही क्या है। अगर हम सब मिलकर अभी से कोशिश करेंगे तो क्या पता अगले मंथ गुड न्यूज़ मिल जाए। विराट कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। विहान माथे को रब करते हुए, भाई आप लोग समझ नहीं रहे हो। अगर आप सब हर दिन उसके साथ इंटीमेट होते रहोगे तो वो एडिक्ट हो जाएगी इसकी और उसे ये आदत किसी ड्रग्स की तरह लग जाएगी। और जब उसे एक बार इस चीज़ की आदत लग गई और उसे एक दिन भी ये सब नहीं मिला तो उसकी हालत खराब होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं कली को पढ़ाना और लिखाना चाहता हूँ। मैं कली को आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। कम से कम इतना तो काबिल उसे बना ही सकते हैं कि वो थोड़ी मॉडर्न और इंग्लिश बोलना समझना सीख सके। उद्धरण चिन्ह। ताकि लोगों की नज़रों में वो खुद ही खुद का तमाशा ना बनाए और लोगों की बातों को, उनके मतलब को, हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सके। मैं बस उसे काबिल बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अभी से उस पर जिम्मेदारियों का और खासकर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता भाई, और यही वजह है कि मैं अभी तक खुद को उससे दूर रख रहा हूँ। वेदांत, तो तुम प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो। विहान, नहीं, मैं प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं कली के करीब जाऊँ तो पूरी तरह से उसे फिल करूँ और हमारे बीच कोई दीवार ना रहे। पर मैं गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहता, इसलिए खुद को रोक रहा हूँ। और आप सब भी प्लीज समझो, और कम से कम 3 साल तो कली को खुलकर जीने दो अपनी लाइफ, उसके बाद तो बेबी करना ही है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फ्लैशबैक ओवर। ये सारी बातें याद कर विराट उदास हो जाता है। बेड पर झील अब गहरी नींद में थी। कली उसके पास झुकी, प्यार से उसके माथे पर एक हल्की किस दी और फिर धीरे से उठने लगी। तभी विराज ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह शरारती अंदाज में बोला, अरे तुमने बस इस बच्ची को किस किया और मुझे भूल गई।
फिर उसने होंठ गोल करते हुए मासूमियत से कहा, चलो हनी, अब मुझे भी एक किस दो, और वो भी पैशनेट वाली। कली हल्का सा मुस्कुराए और धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। वैसे भी कल रात आप दोनों ने मिलकर हमें बहुत सताया था। आज हम आपके साथ नहीं, बल्कि अपने दूसरे पति के साथ रहेंगे। कली की इस बात पर विराज का मुंह उतर गया, और साथ ही विराट भी थोड़ा सा मायूस हो गया। कली को उनकी उदास शक्लें देखकर मजा आ गया। वह मुस्कुराए और पहले हल्के से विराट के गाल पर, फिर विराज के गाल पर एक सॉफ्ट सी किस करके तुरंत बेड से नीचे उतर गई। आप दोनों झील का ध्यान रखना, वो बहुत छोटी है। इतना कहकर कली जल्दी से अलमारी के पास गई और वहां कुछ ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसने जो चाहा वो मिल गया। उसने उसे अपने पल्लू में छुपाया और बिना दोनों की बातें सुने, बिना किसी की तरफ देखे, तेजी से कमरे के बाहर भाग गई। बेचारा विराज उसकी ओर देखता रह गया, मुंह बनाकर बोला, हद है, कितनी चीटिंग करती है ये लड़की। विराट ने अपनी उंगलियों से अपने गाल को छुआ और हल्की आवाज में बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे इतनी छोटी सी किस मिली। कहते हुए वह भी मायूस हो गया और विराज ने उसकी हालत देख खुद भी लंबी सांस भर ली। तारानकन 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 तारानकन। वेदांत का रूम। वेदांत खिड़की के पास खड़ा बाहर के नज़ारे में खोया हुआ था। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। आवाज सुनकर वेदांत की तंद्रा टूटी। उसने पलटकर देखा। कली अंदर आ रही थी। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वेदांत हल्का सा भौंचक्का हुआ, लेकिन कुछ पूछा नहीं। वह खिड़की बंद कर सोफे पर बैठ गया और कली के बाहर आने का इंतजार करने लगा। बाथरूम के अंदर कली ने बाथरूम का दरवाजा लॉक किया और जल्दी से अपने पल्लू के अंदर से कुछ निकाला। उसकी सांसें हल्की सी तेज थीं। उसके हाथ में कुछ कॉन्डम के पैकेट्स थे, 30-40 के करीब। ये वही पैकेट थे जो उसने चुपके से विराट के कमरे से उठाए थे। एक गहरी सांस लेते हुए कली टॉयलेट के पास गई, ढक्कन हटाया और बिना किसी झिझक के उन सभी पैकेट्स को उसमें डाल दिया। फिर बिना कोई देरी किए उसने फ्लश दबा दिया। पानी की तेज धारा के साथ वो सब कुछ बह गया, जैसे उसकी चिंता, डर और बेबसी भी उसी के साथ कहीं गुम हो गई हो। अब उसने अपने पेट पर हाथ रखी और खुद से बोली, अब हम भी देखते हैं आप सब कैसे हमें माई बनने से रोकते हैं। आप सब इसे पहनकर ही हमारे अंदर अपने बीच को नहीं आने देते थे ना, अब हमने ये सब वहां दिया है। अब आपके पास कुछ है भी नहीं अब जिससे आप हमें माई बनने से रोके। कहते हुए ही कली चतुराई से मुस्कुराए और अपने कपड़े निकाल साबर के नीचे ही खड़ी हो गई। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वेदांत कली के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी बाथरूम का डोर खुला और कली ने धीरे से अपना एक पैर बाहर निकाली। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वेदांत अपनी नजरें उठाकर डोर की तरफ देखता है तो उसकी नजरें बस थम सी जाती हैं। उसकी आंखों के आगे उसकी बीबी सिर्फ एक सफेद टॉवेल में थी। उसके बाल भीगे हुए थे जिन्हें वो टॉवेल से सुखा रही थी। उसकी दर्द सी गोरी त्वचा हल्की लाल गुलाबी हो चुकी थी। उसके पैर मक्खन की तरह सॉफ्ट थे। क्वोट। और उस टॉवेल में कली का गोरा बदन बिल्कुल निखर कर उभर रहा था। कली को वैसे देखकर वेदांत को उसकी बॉडी गर्म होती महसूस होती है। उसे अपनी लोअर बॉडी में भी हलचल फील होती है, साथ में उसका गला भी सूख रहा होता है। तो कली वो जानबूझकर वेदांत की तरफ पीट कर खड़ी होती है और सारे बालों को सामने कर लेती है। कली की गोरी त्वचा जो मखमल की तरह मुलायम और दूध सी गोरी थी, वो अब वेदांत के आगे थी जिस पर उसके पतियों के प्यार की मोहर भी लगी हुई थी। वेदांत उसे वैसे देख आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसकी बॉडी उसके काबू में नहीं थी और उसका दिल दिमाग सब कली की खूबसूरती देख उसमें ही कहीं खो सा गया था। क्वोट। उसके कदम धीरे कली की तरफ बढ़ गए जिसे कली भी महसूस कर पा रही थी और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है जिसे वो छुपा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। ठीक तभी वेदांत उसे पीछे से हक कर उसके नेक पर अपने होठों को रख देता है जिसे फील कर उसका दिल तेजी से धड़कता है और सांसें भी बेकाबू होने लगती हैं। वेदांत बड़ी ही मदहोश सी आवाज में बोला, कली डार्लिंग यू आर ट्राइंग टू सेड्यूस मी। क्वोट। कहते हुए ही वेदांत के हाथ टॉवेल के ऊपर से ही कली के बदन पर फिसलने लगे और कली अपनी दोनों आंखें बंद किए मदहोश सी अपने टॉवेल के नोट को पकड़ लेती है। वेदांत अब कली की गोरी पीठ को देखता है जिस पर नीले पर चुके लव बाइट नजर आ रहे थे। उसने मदहोशी के साथ ही उसके पीठ पर होठों को चलाना शुरू किया। वो उसकी पीठ पर लिक और शक कर रहा था जिससे कली की सरगोशी से भरी आहें निकल रही थी जो वेदांत को पागल बना रही थी। वेदांत ने झट से कली को घुमाकर अपने सामने कर दिया और उसे दीवार से सटा दिया।
फिर उसके दोनों हाथों में अपने हाथों की उंगलियां तुरंत फंसाकर किसी दीवाने की तरह वह उसकी गर्दन पर टूट पड़ा। वह बेहद पैशनेट होकर उसकी नेक और क्लीवेज पर किसेस करने लगा, साथ ही हल्के से लब बाइट भी कर रहा था, जिससे कली की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी, जिसे सुनकर वेदांत और ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। कली वेदांत की किस को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था और वेदांत वो पागल हो रहा था। उसने झटके से कली को गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर बड़े ही आराम से लिटा दिया और अपनी शर्ट के बटन खोल उसे जमीन पर गिरा दिया, साथ में अपने ट्राउजर को भी जमीन पर गिरा दिया और अब वो सिर्फ बॉक्सर में था, जिसे देख कली का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। लेकिन फिर भी कली शर्माते हुए वेदांत के बॉक्सेस को ही घूरती जा रही थी। वेदांत ने ये देखकर शैतानी अंदाज में मुस्कुराया और अगले ही पल वह कली के सामने पूरी तरह बेपर्दा हो चुका था। इससे कली को हल्का डर महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि मां बनने के लिए यह जरूरी है। जिस कारण कली ने अपने स्लाइवा को गले से नीचे उतारी और अपनी सारी शर्म को साइड में रख कमरे की लाइट बुझा दी और खुद ही अपने टॉवेल को निकाल वेदांत के ऊपर फेंक दी। टॉवेल सीधे वेदांत के मुंह पर जा लगा। उसने उस टॉवेल को चेहरे से हटाया और डेविल स्माइल करते हुए उसे स्मेल किया, फिर बेड पर चढ़ कली के ऊपर झुकते हुए कली के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद कली का चेहरा और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गया और वो नाम में सर हिलाने लगी। ये देख वेदांत वैसे ही डेविल स्माइल के साथ ही कली के कान में मैग्नेटिक वॉइस में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, प्लीज कली डार्लिंग, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें आज रात अच्छी तरह से खुश करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। कहते हुए उसने उसके कान को बाइट कर किया, जिससे कली की हल्की सी दर्द भरी आह निकल पड़ी और कली शर्माते हुए ही बेड से नीचे से उतरी और कुछ ही देर में अब वेदांत की आंखें बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए आहें भर रहा था और उसकी मधोसी से भरी सिसकी कमरे में गूंज रही थी। उद्धरण चिन्ह। कली अब अपने होश खोने लगी थी। वह घुटनों के बल झुक गई और वेदांत के पैरों पर आ गई। जैसे ही यह हुआ, वेदांत की आंखें झट से खुल गईं। उसने कली को देखा, जो आंखें बंद करके उसे महसूस कर रही थी। वेदांत की आंखों में अब और भी ज्यादा नशा छा गया था। कली की हरकतों से उसकी सांसें तेज होने लगी और वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने कली के बालों को कसकर पकड़ लिया। करीब 15 मिनट बाद कली भागते हुए बाथरूम में गई और उल्टी करने लगी। वेदांत ये देख मुस्कुराया और खुद भी कली के पीछे गया। कली अब ठीक हो चुकी थी, मगर वो पानी मुंह में भरकर वॉश बेसिन में थूक रही थी, साथ ही हाथ को भी साफ कर रही थी। वेदांत ये देख कली को बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर बोला, क्या ये इतना बुरा था जो तुम्हें उल्टी आ गई? कली शर्माते हुए वेदांत के सीने से लग गई, पर कुछ बोली नहीं। उसकी हालत अभी काफी खराब हो रही थी। उसने पहली बार कुछ ऐसा करी थी जो उसके लिए नया था। कुछ देर बाद कली वेदांत से अलग हुई और उसे अपनी मदहोश भरी नजरों से देखने लगी। वेदांत ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और उसने नीचे झुककर कली को अपनी गोद में उठा लिया और उसे रूम में लेकर आ गया। कली भारी सांसें लेते हुए वेदांत को देखने लगी, जिससे उसकी ऊपर बॉडी हल्के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होने लगा, जिससे वेदांत की नजरें अब सीधे उसके सुंदर अंगों पर जाकर ठहर गई और उसे अब किसी और चीज का होश न रहा। उसने कली को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। फिर वो उसके कर्व से होता हुआ धीरे धीरे और नीचे आते हुए उसके बेशकीमती हिस्सों पर बाइट और किस करने लगा। इसी तरह कभी वह उसकी ऊपर बॉडी पर किस करता तो कभी हल्के से सख्त करने लगता। वहीं कली उसकी हरकतों से सिहर उठ रही थी और वेदांत के बालों में उंगलियां फेरते हुए हल्की हल्की मौन करने लगी थी। कली की आहें वेदांत को और भी ज्यादा वाइल्ड बनने पर मजबूर कर रही थी। वो धीरे धीरे कली के पूरे शरीर पर बाइट और किस करने लगता है, जिससे कली की आहें भी उस रूम में गूंजने लगी थी। अब वेदांत खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए वह जल्दी से कली से दूर हुआ और ड्रॉवर में कुछ ढूंढने लगा। ये देखकर कली मन ही मन चतुराई से मुस्कुराए, फिर तुरंत अपनी मुस्कान छुपाकर मदहोशी के साथ बोली, ए जी, जल्दी आइए ना, वरना हम जा रहे हैं यहाँ से। जिसे सुनते ही वेदांत डर गया और बिना कुछ सोचे समझे कुछ ही पलों में कली के आगोश में चला गया, जिससे इस बार कली के मुंह से एक तेज मौन निकल गई और उसने वेदांत के कंधों पर अपनी पकड़ कस दी। वेदांत उसके मुंह से इस तरह सुनकर पागल हुए जा रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा डीप होकर कली से प्यार करने लगा था, जिससे कली मौन करने लगी थी। कुछ पल बाद जब वेदांत को लगा कि कली थक गई है तो वो उसमें से बाहर आने लगा, मगर उससे पहले ही कली ने वेदांत की आंखों में देखकर कहा, और करिए ना। वेदांत ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और फिर से एक बार अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है, जिससे उसे और कली को बहुत ही प्लेजर फील हो रहा था। वेदांत
कली की ओर देखते हुए अपने मन में बोला, दिन ब दिन ये काफी बोल्ड होती जा रही है और इसका स्टेमिना और भी ज्यादा बढ़ रहा है। कहते हुए वो खुद में ही मुस्कुराने लगता है। आधी रात तक उस रूम में कली और वेदांत की गहरी सिसकियों की आवाजें गूंजती रही। और जब दोनों थक गए तो कली सो गई और वेदांत भी उसके करीब, उसे अपनी बाहों में समेटे हुए और उससे बिना जुदा हुए उसके साथ ही सो गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। दूसरी तरफ माला की आंखों में नींद नहीं थी। ठाकुर भाइयों से अपमान होकर उसके दिल में एक आग सुलग रही थी। वो खाट पर लेटी करवटें बदलते हुए मन ही मन बोली, तुम सबने मेरा अपमान कर सही नहीं किया है ठाकुर। जितनी बेइज्जती तुम लोगों ने मेरी की है उतनी ही बेइज्जती इस गांव वालों के आगे तुम सभी की होगी। और ये माला का वादा है, खुद से बहुत जल्दी ही तुम सब सारे गांव के आगे बदनाम होंगे। और वो कली जिसके मुंह से आज तक इतने सालों में एक शब्द नहीं निकला भी तो उसकी माई बाबा को हाँ बोलने के लिए निकला, वो कली एक रानी की तरह जी रही है और उसके ही कारण मेरा अपमान हुआ है। अब देख तू कैसे तेरे पतियों को सबकी नजरों में गिराती हूँ और कैसे तुझे तेरे पतियों से दूर करती हूँ। कहते हुए ही वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराई।